इनफैक्ट अभी बच्चों के पास समय है, तो उसमें हम कुछ और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं और प्रैक्टिकल चीजें डालने की कोशिश हम लोग इसलिए कर रहे हैं। जैसे करेंसी है, यानी मैं ओवरऑल बता रही हूँ, जैसे करेंसी है तो उसमें उसके साथ में उनको और 3-4 कंट्रीज की करेंसीज भी बता दीजिए। और एडिशन कर रहे हैं तो व्हाट इज एडिशन, रिपीटेड एडिशन, मल्टीप्लिकेशन व्हाट इज मल्टीप्लिकेशन, रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन। फिर जैसे उसमें सिंपल इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो बस ऐसा रेक्टिफाई ना करे, पर उसमें सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है ना, उनको बेसिक एक नॉलेज भी मिले उनको, ताकि आगे उनको डे टू डे जो ट्रांजैक्शन है और ये है उसमें एक पाव कितना होता है, जैसे मराठी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, एक पाव मीन्स 250 ग्राम्स, तो उसमें कितना, तो हम लोगों ने वो ओरिएंटेड थोड़ा सा रखा है उसमें। जी 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 जी। और एनसीईआरटी तो इंक्लूडेड है, ये भी है। तो सर पूरा भी कर सकते हैं आप, यानी जैसा आप ठीक समझे, अगर क्लास वाइज चलना चाहे तो वो भी ठीक है, या ओवरऑल हमारा सिलेबस जो है वही है जो बनाया है, उसमें जो कहीं कहीं थोड़े से टॉपिक्स छूट गए थे वो कवर किए हैं, कुछ कुछ एक्टिविटीज जो हमको अच्छी लगी उसमें कुछ पेजेस छूट गए थे वो हम लोगों ने उसमें डाले हैं। जी जी। और बाकी यूट्यूब और इससे रेफर करके वो वाले हमने ये डाले हैं। मैम विवेक एक्चुअली बोलेंगे वो आप? इंटेंशनली मैम थोड़े से जो टॉपिक्स जो आप जो एक रिमार्क्स में लिखे हैं जो हाँ छूटे हैं, हाँ मतलब बेसिकली वो उसका कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो मैंने देखा था कि कवर हो रहा है थोड़ा सा, मतलब वो मतलब और सिलेबस जो हमारा रहता है, ऐसे मैम पूरी क्लास अगर मैथ्स की, अगर जैसे मान लीजिए 8-9 चैप्टर है, मान लीजिए ना, अपनी 85 पेजेस के अराउंड बुक है मैथ्स की हाँ क्लास 1 के लिए, और वो आगे हाँ जाके हाँ धीरे धीरे बढ़ती रहती है ना। तो और हाँ हाँ तो उसमें क्या है कि 80 में सारे मतलब रेलिवेंट, और मतलब मैं मान सकता हूँ उसमें अराउंड 60-65 पेजेस बहुत रेलिवेंट है जो कि बिल्कुल आने चाहिए, लेकिन बाकी में क्या है कि वो इट इज मोर लाइक ऑफ एक्सरसाइज एंड ऑल। राइट। तो वो मैंने एनसीईआरटी से कुछ कुछ उठा ली एक्सरसाइजेस, तो उसमें मतलब ये हाँ आप ठीक है ना। जो लिखा है छूटने वाला, तो वो ठीक है, मैं अगर इसमें एक बार देख लेते हैं, इसमें पक्का छूटा ही होगा, देख लेते हाँ हैं मैम, हाँ अगर एक इसका कंसेप्ट जो कहीं यूज नहीं हुआ होगा तो उसको भी फिर ऐड कर लेंगे। चलेगा ना, जैसे चलेगा मैम हाँ। एडिशन में लिखा है, ऐड मोर नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑफ एडिशन, एडिशन वर्ड प्रॉब्लम्स अपार्ट फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स, और ऐड या एक्टिविटी फॉर एडिशन, टीच हाँ एडिशन विद हाँ द हेल्प ऑफ शॉर्ट स्टोरी, गो थ्रू रेफरेंस वीडियो। ठीक है, तो वीडियो के माध्यम से हम एडिशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन भी, क्योंकि वीडियो में प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे हमको, और हाँ वो हाँ बेसिकली मतलब वीडियो से मतलब हम काफी अच्छे से इसको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं और हमको और नॉलेज मिल जाएगी, बेसिकली यही चीज है ना मैम। राइट सर, क्योंकि अभी सिलेबस में देखिए कोई हम डिफिशियंसी तो नहीं है, सिलेबस में की हाँ डिफिशियंसी तो नहीं है कि मतलब उसमें कुछ मतलब ऐसा तो नहीं है कि बहुत कुछ छूट गया है, या तो फिर ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं 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 सर, वैसा कुछ नहीं है, जो था वो किया है और उसको अच्छा करने की कोशिश की है। और जी देखिए मैं छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, अभी जैसे कल मैंने ना क्लास 5 को रोमन नंबर्स का एक डाल दिया था, एक वीडियो जी विवेक ने ही डाला था वो वीडियो हमारे सिलेबस में, तो वो डाल दिया तो वो बच्चों ने एंजॉय किया। जी, तो जैसा अगर मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ उनको 1 और 2, तो मुझे लगता है उतना उनको मजा नहीं आता जितना वो वीडियो के जरिए उनको अच्छा लगा। बिल्कुल सही बात है। तो और ये वीडियोस यानी उसमें आप जो भी पढ़ा रहे हैं उनके बच्चों की फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप कम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, सिमिलर वीडियोस ऐड कर सकते हैं। ये जो जो ठीक लगा, इसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन विवेक का ही है। विवेक ने काफी रिसर्च किया है इसमें और काफी वीडियोस डाले हम हैं। आप दोनों ने बहुत ज्यादा ही किया है मैम, वो दिख ही रहा है, क्योंकि मैं हर क्लास का देख रहा हूँ तो नहीं बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियोस और बहुत ही एग्जॉस्टिव आपने स्टडीज की हैं, बहुत ही ज्यादा अच्छे से आप लोगों ने इसको रिव्यू किया है, इससे हम लोग को भी काफी कुछ हाँ सीखने को मिलेगा हाँ कि हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं मैम। एग्जैक्टली। नहीं, ज्यादा क्रेडिट विवेक को जाता है। विवेक ने, मेरा तो कैसा था कि थोड़ा सा ऐसा गेम इस पे होना चाहिए मैथमेटिक्स, क्योंकि बच्चों, और मैं मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ यहाँ पे, तो अभी जैसे तो 3 साल से पढ़ा ही रही हूँ, दूसरे भी जगह पढ़ाया है, तो मैथमेटिक्स कैसे इंटरेस्टिंग हो एक सकता है। एक मैम प्रैक्टिस तो क्वेश्चन और मैंने मुझे इस, ऐसा, हाँ बोलिए मैम। हाँ नीतू बोलिए ना। हेलो। हेलो, नीतू बोल रहे थे। हाँ मैम, हाँ नहीं मैम। नहीं मैम, मैंने एक्चुअली मैं हाँ म्यूट ही हूँ। विनय, विनय, हाँ हेलो अंकित। विनय, थोड़ा कंटिन्यू करिए, मैं थोड़ा सा यार 5 मिनट के लिए एक ब्रेक, थोड़ा मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं थोड़ा सा लूंगा 1 मिनट, आप कंटिन्यू करेंगे थोड़ा? हाँ हाँ ठीक 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 मैं है, बस वैसे 5 मिनट कॉल इंद्रपाल है ना? करता हूँ। हाँ हाँ ठीक है, इंद्रपाल और करिश्मा है ना वहाँ से? हाँ हाँ, नहीं मतलब क्लास थर्ड से स्टार्ट हाँ कर दो, क्लास 1-2 का मैंने बताया था, क्लास थर्ड से एक बार स्टार्ट कर सकते हो तो कर लेते हैं, क्लास थर्ड का मैं खोल देता ठीक हूँ। है ठीक है। ठीक है मैम, क्लास 3 का थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए रिमार्क्स से, मतलब क्या मतलब किस लिए लिखे गए हैं, जिससे कि थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी।
हाँ विवेक, आप करेंगे? ओके मैम। हेलो। हाँ हाँ विवेक बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ सर, बेसिकली हमने जो सिलेबस में ऑब्जर्व किया है ना, हमारा मेन इंटेंशन ये था कि जो स्टूडेंट्स हैं सर, उनको लार्ज नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन पर्सनली रहा है हमारा सेंटर में। क्योंकि जो सीनियर स्टूडेंट्स है सर, हमको उनको मतलब फिर से बेसिक से पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका जो छोटी क्लासेस है वहाँ पे उतना उनको प्रैक्टिस नहीं मिला है। इसलिए सर हमने हर क्लास में ऐड किया है कि जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो उनके प्रैक्टिस में ज्यादा लिए जाए। इसलिए सर हमने ये हर इसमें कुछ वीडियोस प्रोवाइड किए और ड्राइव में कुछ वर्कशीट वगैरह है वो प्रोवाइड किए हैं। तो बेसिकली सर मोटिव यही है हमारा कि जो स्टूडेंट्स है उनका फाउंडेशन सर स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि फिर हमको उनको जो सीनियर क्लासेस है उनके बेसिक में कंसंट्रेशन करने की बजाय उनका हायर जो सिलेबस है उस पर फोकस किया जाए। ओके, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। और दूसरा एक ये मोटिव था सर एनसीईआरटी के ऊपर शिफ्ट करने के लिए। बेसिकली अभी जो एनजीओ में देखा गया है, मतलब स्टूडेंट 10 तक कर रहे हैं लेकिन 10 के बाद उनको कुछ पाथ नहीं रह रहा है। तो एनसीईआरटी इंक्लूड करने का मोटिव ये था क्योंकि क्लास 10 के बाद कुछ गवर्नमेंट की एग्जाम होती है, एनडीए वगैरह, या कुछ रेलवेज या कुछ अच्छी सर्विसेज की एग्जाम होती है। अगर वो एग्जाम क्रैक कर सकते हैं तो सर आफ्टर 10th उनको 11-12 की फैसिलिटी वो जो मींस जो कंपनी रहती है, एनडीए की जो आर्मी वगैरह रहती है या रेलवेज रहते हैं, वो सब उनका मतलब जो कॉस्टिंग है उनका टीचिंग का और उनका पोस्ट ग्रेजुएशन का वो सब वो बेयर करते हैं। तो वो सर एक स्टूडेंट लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा अगर वो ऐसे एग्जाम क्रैक करते हैं। तो सर आफ्टर 10th उनका फ्यूचर बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो तो इसलिए जी मींस हाँ, हमने ये फोकस किया कि एकदम से मतलब सिलेबस शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो जो इजी टॉपिक है उसमें हमने एनसीईआरटी पे कंसंट्रेशन करने का फोकस किया है। फिर जब वो इजी टॉपिक एनसीईआरटी से सीख लेंगे तो फिर सर ऐसे करके धीरे धीरे लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। तो अगर ये लेवल इंक्रीज हो जाता है तो अगर स्टूडेंट लोग एनसीईआरटी के साथ डील करना सीख जाते हैं तो उनके लिए स्टेट बोर्ड का सिलेबस बहुत इजी रहेगा। मींस स्पेशली उनको स्टेट बोर्ड का पढ़ाने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा। बिल्कुल ठीक, सही बात है। तो बेसिकली जो अपना ये सिलेबस बनाने का उपाय का मकसद भी यही है, क्योंकि वैसे तो महाराष्ट्र की बुक्स हैं ही हमारे सामने, पर क्योंकि उसमें एक तो कंटिन्यूटी नहीं है महाराष्ट्र की बुक्स में, और फिर ये जो जैसे आप बता रहे हैं, जैसे आपने लिंक्स दिए यूट्यूब के, तो इस तरह से मतलब एक्टिविटी बेस्ड ज्यादा लर्निंग नहीं है वहाँ पे। यस। तो उस वजह से क्या बच्चे थोड़ा लैग कर जाते हैं, और ये प्रैक्टिकली हम लोगों ने देखा भी है। ऐसा नहीं है कि हम वैसे ही बोल रहे हैं कि जनरल बोल रहे हैं। ये बच्चों में आमतौर पे अपने बच्चों में, उपाय के बच्चों में भी ये पाया गया कि उनका 10वीं के बाद में जो स्किल होना चाहिए एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए उतना है नहीं। हालांकि वो 10वीं में मार्क्स ले आते हैं, बट वो मतलब जब कॉम्पिटिटिव वाले ग्राउंड पे उतरते हैं तो वहां पे उतना उनका आउटपुट नहीं निकलता। उसका रीजन यही है कि उनके मैथमेटिक्स में कंटिन्यूटी नहीं है, जिनके उनके बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो थोड़े हिले हुए हैं। तो इसके लिए हम लोगों को एक अपना सिलेबस चाहिए जिसका बेस महाराष्ट्र की बुक्स हो, बट उसको इस तरह से बनाया जाए कि उसमें थोड़ी कंटिन्यूटी बरकरार रहे, और थोड़ा एनसीईआरटी का पोर्शन लेके और थोड़ा एक्टिविटी बेस्ड उसको बनाया जाए। तो इसी मकसद के साथ में सारा सिलेबस स्टार्ट किया है। तो आपने जो जो चीजें बोली वो बिल्कुल सही है और रिलेवेंट चीजें हैं, और मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आपने इतनी मेहनत की है यार, बहुत ही मेहनत की है मेरे को जहां तक देखने से लग रहा है। और मतलब अभी तक हमारी ये शायद तीसरी रिव्यू मीटिंग है, और ये आई थिंक सबसे, जैसे अंकित बोला था, सबसे एग्जॉस्टिव है और इतना सब कुछ लिखा हुआ है। तो ये बहुत बढ़िया है। तो बढ़िया है विवेक, वेरी गुड। तो हम लोग एक काम करें विवेक, जैसे आपने जो थर्ड क्लास का जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक बार यस आप सर। समराइज कर दीजिए कि इनमें कोई पॉइंट ऐसा हो जो आपको लग रहा हो कि ये क्यों लिखा गया, जिससे कि जो मोदा से होंगे जिन्होंने सिलेबस बनाया होगा
वो उन पॉइंट्स को थोड़ा क्लियरिटी के साथ में सिलेबस में रीड्राफ्ट कर लेंगे एक तरह से, ठीक है। तो एक बार ओके थोड़ा वो सर। बता दीजिए क्या क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ, ठीक है। ओके सर। सर इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ज्योमेट्री फिगर, तो सर बेसिकली रिव्यू में ये फोकस है कि जो स्टूडेंट है उनको सर जो ज्योमेट्री फिगर्स है मतलब सर्कल या ट्रायंगल वो सब सर ऑब्जेक्ट के थ्रू उनको एक्सप्लेन किया जाए। और उसमें सर कुछ एक्टिविटीज है पेज नंबर 2 से 4 में, वो एक्टिविटीज को कंपलसरी क्लास में कंडक्ट करवाया जाए। क्योंकि सर बुक में मतलब मैक्सिमम स्कूल में भी एक्टिविटीज स्किप कर देते हैं, लेकिन वो एक्टिविटी बहुत हेल्पफुल रहती है जो अपना एजुकेशन है उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद जो नंबर वर्क था उसमें ऐसा कुछ चेंजेस नहीं, उसमें सब कवर किया गया था। उसके बाद जो एडिशन विदाउट कैरी ओवर था उसमें सर और प्रैक्टिस क्वेश्चन लेने की जरूरत है, क्योंकि ये ऑब्जर्व किया गया है कुछ हायर क्लास के स्टूडेंट्स को भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं आता है, तो उनको फिर से वो एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ाना पड़ता है। तो इसलिए सर यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है कि जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन के प्रॉब्लम्स है वो बुक के भी लिए जाए, और बुक के अलावा इंटरनेट में कुछ वर्कशीट अवेलेबल है, वो वर्कशीट उनको प्रोवाइड करवाए जाए प्रिंट आउट के इससे, और उनको नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए होमवर्क में दिए जाए। उसके बाद जो एडिशन विदाउट विदाउट बोरोअर है बोरोइंग है उसमें भी सेम एज इट इज है कैरी ओवर जैसा। और मल्टीप्लिकेशन में सर मल्टीप्लिकेशन में भी नंबर ऑफ क्वेश्चन लेने की जरूरत है। और मल्टीप्लिकेशन में कुछ यूट्यूब्स पे वीडियो है जिसमें उन लोगों ने केस स्टडी के हेल्प से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का एक्सप्लेनेशन किया है, मीन्स कुछ स्टोरीज है, तो उसके थ्रू भी स्टूडेंट को मल्टीप्लिकेशन सिखाया जा सकता है। और उसके बाद सर कॉइन्स एंड करेंसी में जो करेंसीज है वो उसकी भी एक्टिविटीज कराई जा सकती है, मीन्स कोई ड्रामा वगैरह करवाया जा सकता है उसमें, किसको सेल्समैन बना के किसको परचेसर बना के ऐसा कुछ एक ड्रामेटिक वे में उनको टीचिंग किया जा सकती है। क्योंकि सर जो क्लास 3 है, क्लास 3 के स्टूडेंट को ऐसा बुक पेन से समझाना थोड़ा हार्ड जाता है, तो इसलिए हमने फर्स्ट से लेकर थर्ड तक ज्यादा कंसंट्रेशन एक्टिविटीज और ड्रामा और वीडियोस में किया है। और उसके अलावा सर बॉटम में जो कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कुछ मिस थे, तो वो हमने नीचे ऐड किए, क्योंकि जो पैटर्न सिमेट्रिक मेजरमेंट वगैरह है और जो सब्सट्रैक्शन विद बोरोइंग है ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको सर स्किप नहीं कर सकते अपन, क्योंकि ये बेस है। अगर ये बेस अगर स्टूडेंट का स्ट्रांग नहीं हुआ तो वो आगे जाके उनका इंटरेस्ट नहीं आएगा सर वो चीज करने में। जितना भी आपने ये पढ़ेगा पढ़ने तो मेरे घर पे है तो सर हमारे विनय सर आवाज ब्रेक हो रही है काफी। हेलो सर आवाज ब्रेक हो रहा है ना। हेलो 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 हाँ विवेक आवाज आ रहा है, विनय सर का ब्रेक हो रहा है। हाँ मैम सर का वॉइस ब्रेक हो रहा है। हाँ। विनय हेलो
ठीक है, हम कंटिन्यू करते हैं। हेलो, हाँ करिए। आवाज आ रही? हाँ ब्रेक हो रहा है सर अभी भी। विनय आवाज ब्रेक हो रहा है यार तेरा। अच्छा, कुछ नेटवर्क का इश्यू होगा। मैं प्रिंट अपने नोट कर रहता हूँ, मैं थोड़ा में बात कर लूंगा, ठीक है? तो क्लास वाइज आगे। ठीक है मैम, हम स्टार्ट करते हैं। विनय का कुछ तो मैं थोड़ा सा निकल गया था मैम, थोड़ा सा कहाँ पे थे हम लोग? थर्ड क्लास में थे क्या? हेलो, क्लास फर्स्ट हुआ है सर। क्लास फर्स्ट हुआ है अभी। विवेक थर्ड का हुआ था क्लास मैम, 1 थर्ड का कंप्लीट हो हुआ गया था। ना? नहीं, थर्ड का थर्ड हो का गया सर है ने ना? किए थे, थर्ड का हुआ है मैम। क्लास थर्ड का अच्छा। हुई है ना? हाँ। ओके, तो हम ये क्लास वन वाला क्या बोलते हैं, क्लास वन वाला जैसे हम बात कर रहे थे मैम, तो हाँ हाँ। इसमें ये वीडियोस जो हैं, इसमें हम लोग इसमें कोशिश करेंगे फिर ये वीडियोस अपने वॉलंटियर्स देख के बच्चों को ऐसे एक्सप्लेन करें, या उनके सामने ही, क्योंकि उनके सामने चलाना तो मुश्किल है बिकॉज हमारा प्रोजेक्टर ये सब तो है नहीं। तो यूट्यूब से वीडियो देख के वो लोग अपना आइडिया लेके वो लोग वैसी एक्टिविटीज करा सकते हैं क्लास में। राइट सर। और अभी कैसा, अभी जैसे 2-3 महीने अभी हम वर्चुअल क्लासेस ही ले रहे हैं, तो अभी कुछ बच्चों के पास है, जैसे हमारे सेंटर में 70% बच्चों के पास व्हाट्सएप है। अच्छा। तो अगर हम लोग हफ्ते में 1-2 वीडियोस भी डाल दिए ना बच्चों को, तो थोड़ा उनको भी क्लैरिटी होगी, एक्टिविटी बेस्ड रहेगा। और अभी जैसा मैं आपको बताई ना, मैंने कल एक वीडियो डाला था रोमन नंबर्स हाँ पे, हाँ तो हाँ। आज 2 बच्चों से रिव्यू लिया, तो काफी अच्छा लगा उन्हें। अच्छा, तो और भी सिमिलर वीडियोस डाल सकते हैं इसमें, और इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में ऐसे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ही रखा है ज्यादा। ये ज्यादा अच्छा अ, जैसे कॉइन्स एंड करेंसीज है, तो आप उनको ले जाकर बता सकते हैं। फिर जैसा अगर 50-50 पैसा मिला, तो 50-50 4 कॉइन्स जमा किए तो 2 रुपया हो गया। तो वो थोड़ा ज्यादा ये रहेगा। शेप्स में भी जैसे हमने रखा है कि अगर बॉक्स, रेक्टेंगल्स और ऐसे सिलिंड्रिकल और या कोन, तो ये सब बताकर अगर उनको बताए तो वो थोड़ा सा उनको ज्यादा अच्छा रहेगा। और आगे में भी अगर उसमें वॉल्यूम क्या है, एरिया क्या है, वो भी थोड़ा सा हम जो बीच वाले हैं, 5th 6th 7th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, उनको वो भी थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके। अंकित, हाँ हाँ विनय। आवाज आ रही है अभी? हाँ विनय, आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मैम बोल रही है ना, हाँ हाँ वो जैसे YouTube के वीडियोस है ना, वो हाँ बिल्कुल हाँ सही कॉन्सेप्ट है, और धीरे धीरे शायद हमको उसी डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। क्योंकि जैसे क्या होता है कि हम लोग जैसे एक आइडिया लाए कि भाई हमको हर सेंटर पे ट्राई करेंगे कि अगले सेशन तक हम लोग एक एक, ये नहीं होते क्या, टैबलेट्स। ये टाइप का कुछ देंगे समथिंग, है ना, जिससे कि हम ये सारा का सारा जो मटेरियल जो हम इस तरह का है ना, अगर हमारे पास में रहेगा सारा का सारा, तो हम तुरंत उनके पास में हर क्लास वाइज पहुंचा सकते हैं। और हम लोग क्या करेंगे कि जो अपनी ये जो एप्लीकेशन डेवलप हो रही है, तो हम्म इस पे भी क्लासेस में सारे के सारे यूट्यूब के लिंक्स डाल देंगे। तो क्या रहेगा कि क्योंकि अभी मोबाइल ऐसा हो गया कि हर वॉलेंटियर रखता ही है, ऐसा चाहे आप मना करो चाहे ना करो, क्लास में कोई वॉलेंटियर मना नहीं लाता, अदरवाइज सब लेके आते हैं। तो क्यों ना उस मोबाइल को मतलब एज ए टूल यूज करें कि कुछ बेटर वहां पे समझाया जा सके। तो ठीक है, मतलब ये सारे अपने पास इन्वेंटरी रहेगी इन सारे वीडियोस की, तो अपने पास में ये थोड़ा फ्यूचर में अपने लिए बहुत बढ़िया बेनिफिट करेगा ये चीज, है ना। हम्म। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक बार सिलेबस बन जाता है, उसके बाद में इन यूट्यूब के वीडियोस को हम लोग सबको डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, टॉपिक वाइज, सेम टॉपिक वाइज, और हम एक जगह स्टोर करेंगे सारे की सारी चीजों को। हम्म। और उसको फिर हम लोग जैसे जैसे सेंटर्स पे पहुंचा सकते हैं, उस तरह से सेंटर्स पे उनको पहुंचाएंगे। अगर हमारे मतलब उनके मोबाइल्स में ही कोई लिंक भेज सके तो बढ़िया है। जैसे मैडम ने एक कॉन्सेप्ट दिया कि भाई व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं, तो वो उसमें क्या रहता है कि थोड़ा सा ये रहता है कि किसी वो बच्चे के पास होता है, किसी के पास नहीं होता, तो नेक्स्ट क्लास में जब आप, क्योंकि अभी तो ठीक है, बट जब ऑफलाइन क्लासेस चलने लगेंगी तो किसी के पास मोबाइल था
और किसी के पापा थोड़े फ्रेंडली है तो दे दिए उस चीज को देखने के लिए, किसी ने नहीं दिया। तो मेबी वहां पे क्या होता है कि हमको क्लास में थोड़ा सा वो खुद को दुविधा हो सकती है कि भाई और फिर ज्यादा मुश्किल है। हाँ, और फिर जाके घर पे वो लोग भी, बच्चे भी, फिर हम जैसे सोचते हैं उस तरह से नहीं होता। घर पे कई बार लड़ाई वड़ाई भी कर सकते हैं, समथिंग ऐसा हो सकता है कि मेरे को मैडम कल डांटेंगी, समथिंग हो सकता है। बट हाँ, ये चीज जैसे कि ये कॉन्सेप्ट आया है कि हम पेरेंट्स के ग्रुप्स बना रहे हैं, जैसे समथिंग है ना, ट्राई करेंगे, जैसे कि सोचे भी है ना, तो उनमें हम लोग लिंक शेयर कर सकते हैं फर्स्ट थिंग। फिर वॉलंटियर्स के मोबाइल में वो लिंक सेंड कर सकते हैं। जैसे मैं फर्स्ट क्लास पढ़ा रहा हूँ, अपने फर्स्ट क्लास के वीडियोस के लिंक भेज दिए कि आप है ना, मतलब ये क्या नाम है, जो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि अपनी क्लासेस को थोड़ा और डिजिटल बनाएं। ये अपने काम कर सकते हैं, ये जो वीडियो जो मैम ने डाले हैं, जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है वॉलंटियर्स की, कम से कम उसमें तो हम ये आराम से दिखा सकते हैं सब चीजें बहुत ही बढ़िया से, और आराम से उसको दिखा के उनको काफी एक बार एक जिस्ट भी दे देंगे कि हाँ इसको ऐसे ऐसे करना है, तो लोगों को और अच्छा लगेगा। हाँ नहीं, बिल्कुल 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 वही चीज करनी है। और मतलब इवन जो इससे पहले विवेक भी जैसे बोल रहे थे ना, मेरी आवाज ब्रेक हो रही थी, तो मेरे उसमें 2-3 पॉइंट थे कि एक तो ये यूट्यूब वाला है, इसको यूज करना है अपने को एज ए टूल। मतलब ये, मतलब हम इस चीज से बच नहीं सकते कि हम लोग कब तक, मतलब ऑनलाइन की तरफ सारा जमाना धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है और होता रहेगा, अभी तो और फास्टली होगा। तो हमको अभी से थोड़ा उस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। सेकंड थिंग है कि जो विवेक बता रहे थे कि थोड़ा प्रोब्स का यूज करना है। जैसे मेरे को सर्कल पढ़ाना है तो सर्कल टाइप की मेरे पास शेप होनी चाहिए जिसको देख पाए बच्चा। या करेंसी पढ़ानी है तो आप अगर उसको एक ड्रामा टाइप में प्रोड्यूस कर रहे हो, कुछ करेंसी का ऊपर कोई एक छोटा सा प्ले कर रहे हो, तो बच्चों के साथ साथ में पास में करेंसी के नोट्स होने चाहिए। फेक नोट्स मिलते हैं पढ़ाने के हिसाब से, एजुकेशनल पर्पज से मिलते हैं मार्केट में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वो इस तरह की चीजें हम लोग प्रोब्स बनवा भी सकते हैं और खरीद भी सकते हैं मास में, है ना, क्योंकि प्लास्टिक टाइप की चीजें, हार्ड प्लास्टिक खरीदने से क्या वो लंबा चलते हैं, मतलब वो कई साल चल जाएंगे आपके सेंटर पे अगर ठीक से मैनेज किया गया तो जरूर इसको अगर नोट करते रहेंगे कहाँ कहाँ प्रोब्स चाहिए, तो उन प्रोब्स को हम बल्क में एक साथ खरीद लेंगे, या कोई ना कोई ऐसी चीजों के लिए स्पॉन्सर बहुत इजीली मिल जाता है अपने को। तो ये चीज को थोड़ा सा हम लोग इन दोनों चीजों को यूज करेंगे इस बार अच्छे से, है ना, क्योंकि शायद तुमने भी देख लिया होगा और सबको भी शायद पता है सब कुछ कि हम लोग जब भी क्लास में जाते हैं सब लोग बस बुक और पेंसिल को लेके ही बैठे रहते हैं। मोस्ट ऑफ द वॉलंटियर्स कोई भी मतलब प्रोब का यूज नहीं करता। वो बोलेंगे सर हमारे सेंटर पे कुछ ऐसा है नहीं, फिर सेंटर पे नहीं है तो बनाने की कोशिश भी नहीं करते कि भाई कुछ बना के लाएं घर से या बच्चों से बनवाएं। तो अगर हम लोग पहले से गाइडेड होंगे कि इसके लिए या तो ये आपके सेंटर पे अवेलेबल है ये प्रोब, और इसके लिए आपको बनवाना है पहले से। मैं एक एक्सपीरियंस आपको बता दूं कि ये जो नॉर्मल स्कूल्स होती है, प्राइवेट स्कूल्स पर्टिकुलरली, ये क्या करते हैं कि ये टीचर्स को, क्योंकि मैं मेरे घर में देखता हूँ, तो टीचर्स को ये स्कूल बुलाते हैं जब बच्चों की छुट्टियां हो जाती है, तब भी वो बेसिकली उन टाइम में उनसे बहुत सारी प्रोब्स बनवाते हैं, मतलब खरीदते नहीं है, वो प्रोब्स बनवाते रहते हैं। तो अगर हम लोग भी अपने वॉलंटियर्स को इस तरह के काम दे तो करने के लिए रेडी है, उनको मजा भी आएगा। तो हम लोग देखते जाए कौन कौन सी प्रोब्स बनाने लायक है, उनको बनवा लेंगे, और कौन कौन से नहीं बनने लायक उनको परचेजिंग पे डालेंगे। और सब कुछ मिलता है ये सब, है ना, मार्केट में सब कुछ मिलता है। बस यही मेरे पॉइंट्स थे, है ना, ठीक है। हेलो, आप कुछ बोलना चाह रहे हो? हाँ सर, इसमें एक चीज और ऐड करना था। जो प्रोब्स वगैरह आप बोल रहे हैं ना सर, वो बनाने की असेंशियल और परचेस करने के असेंशियल नहीं है। मींस अपना सर उपाय में एक कॉन्सेप्ट नहीं है प्रोजेक्ट वर्क का। तो अगर सर स्टूडेंट लोगों को प्रोजेक्ट वर्क प्रोवाइड किया जाए तो सर मतलब टाइम टू टाइम ना वो प्रोजेक्ट अपन अपने ऑफिसेस में कलेक्ट कर सकते हैं और फिर वही प्रोजेक्ट के हेल्प से उनको डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। तो अगर वो स्टूडेंट बनाते हैं प्रोजेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट, तो सर वो उनको और सीखने में थोड़ा अच्छा रहेगा। हाँ बिल्कुल विवेक, ये सही बात है। अगर अगर कुछ भी जो सेंटर पे बन सकती चीज वो तो बेस्ट रहेगी। अगर नहीं बन सकती किन्हीं कारणों से, क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो जाती है इसमें कि जो आप प्रोजेक्ट वर्क ये पढ़ाने जा रहे हो वो बहुत छोटी क्लासेस को पढ़ाने जा रहे हो, और उनके पास में वो नॉलेज नहीं होती कि इस तरह की चीजें बना पाए। और गाँव में और स्लम्स में क्या दिक्कत है बहुत बड़ी, कि पेरेंट्स का सपोर्ट इतना नहीं रहता जो जितना अपनी फैमिलीज में रहता है। लाइक अपने क्या होता है, किसी बच्चे को होमवर्क मिलता है तो पेरेंट्स लग जाते हैं, आज अर्थ बनानी है तो पूरा पेरेंट्स मतलब मम्मी पापा सब लग जाएंगे उसको अर्थ बनवाएंगे। पर उनके घरों में इतना सपोर्ट नहीं रहता कि वो प्रोजेक्ट को उस तरह से बना पाए, क्योंकि छोटा बच्चा होता है तो इतना समझ में नहीं आता।
तो अगर बड़ी क्लासेस से हम कुछ बनवा सकते हैं तो वेरी गुड, वॉलंटियर्स अगर खुद बना सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया, और अगर नहीं बना सकते इन द लास्ट, अगर कुछ नहीं कर पा रहे हम लोग, तो हमको देखना पड़ेगा उनको अगर कुछ अगर खरीदनी भी पड़े तो खरीद सकते हैं, क्योंकि वो हमारे काम ही आती रहेंगी। तो इस तरह का मतलब हमको रखना पड़ेगा कि कौन सी चीजें हम इजी है उनको बनवा सकते हैं तो उनको बनवा लेते हैं, कुछ चीजें नहीं बन सकती हैं तो उनको, जैसे करेंसी नोट है, मेरे हिसाब से करेंसी नोट थोड़ा सा डिफिकल्ट है बनाना, है ना? नहीं सिर्फ सर, आप जैसे जो सर्कल वगैरह है या जो कोई भी स्मॉल मैकेनिज्म है, तो सर बनवाने के पीछे का मोटिव ये है, अगर वो स्टूडेंट सर वो चीज बनाता है तो सर उसका जो इमेजिनेशन है वो डेवलप होता है। अगर सर वो थर्ड क्लास में ही कोई सर्कल या ट्रायंगल बनाने का ट्राई करेगा तो सर उसका जो इमेजिनेशन पावर है वो उस डायरेक्शन में सर उसका जो माइंड है वो वर्क करना चालू करेगा। तो ऐसा करके मीन्स थर्ड में सर्कल, फिर फोर्थ में कुछ सर्कल से रिलेटेड कोई मैकेनिज्म, फिर फिफ्थ में कोई हायर लेवल का, तो सर वो जो बिल्कुल टॉम बिल्कुल एंड बिल्कुल जेरीज में जो कॉन्ट्रैप्शन वगैरह रहते हैं उस टाइप के, तो सर मतलब मेन मोटिव ये है अगर वो खुद से करेंगे तो उनका जो इमेजिनेशन पावर है वो बढ़ेगा। तो 10th के बाद सर एक मतलब उनको एक माइंड में ये रहेगा कि हाँ कि पर्टिकुलर फील्ड में मेरा क्रिएटिविटी अच्छा है, तो वो सर उस फील्ड के ऊपर डाइवर्ट होगा। तो बिल्कुल मेन बिल्कुल मोटिव सही ये बात। है, मीन्स कंसंट्रेशन ये है कि जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लासेस है सर, ये ऐसा फेज है जहाँ पे स्टूडेंट अपना माइंड सेट करता है। अगर उस एज में उनको प्रॉपर डायरेक्शन मिलता है तो सर वो बहुत कुछ कर सकते हैं। और सर अपने मीन्स अपने सेंटर के स्टूडेंट में वो पोटेंशियल है सर, वो लोग बहुत क्रिएटिव है। मीन्स सिटीज में स्टूडेंट को पेरेंट्स की हेल्प लगती होगी, लेकिन मेरे को नहीं लगता सर रूरल में उनको पेरेंट्स की हेल्प लगेगी प्रोजेक्ट के लिए, वो खुद से कर लेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो इसको एक बार ट्राई करते हैं, है ना? यस तो सर। एक बिल्कुल सही बात है ना, इससे कोई भी डिसएग्री नहीं कर सकता कि अगर खुद से करेगा तो वो बेस्ट है ना, उसमें कोई वो नहीं है। बस यही है कि हमको दोनों चीजों को मतलब बैलेंस करके चलना है, कि एक थोड़े प्रैक्टिकलिटी को देखना है और यस एक जो सर। गोल्स है, कि अगर हमारे गोल डिले हो रहा है, सपोज कीजिए उस चीज की वजह से कुछ भी नहीं हो रहा, यस सर। क्योंकि हमको हम लोग काम किए हुए हैं ना ग्राउंड पे, तो हमको पता है सबको कि इन चीजों में क्या क्या हर्डल्स आती है, क्योंकि ये सब चीजें कराने के लिए आप जाओगे तो आप करवा पाओगे, पर हर वॉलेंटियर इतना एजुकेटेड ट्रेंड नहीं है, ये बात भी फैक्ट है, इसको आप बदल नहीं सकते हैं ना। तो अगर वो ट्रेंड नहीं है उस चीज को, उस प्रोजेक्ट को कराने के लिए, तो अगर हमको कुछ प्रॉप्स देनी पड़ जाए इन एडवांस तो भी उसके लिए भी रेडी रहना है, क्योंकि उसके चक्कर में डिले ना हो प्रोजेक्ट। तो इसलिए अपने को थोड़ा बहुत सारी चीजें लेके चलनी है, एक बार डिस्कशन कर ले, एक बार लोकल टीम जो भी है, तो कि क्या चीजें हम लोग प्रोजेक्ट के जरिए हम लोग बनवा सकते हैं, क्या चीजें हमको मार्केट से परचेज करनी है, और कहाँ तक अपने को क्या क्या बैलेंस बना के रखना है, तो उससे क्या रहेगा, थोड़ा बेस्ट आउटकम निकलेगा। फिर ठीक है, धीरे धीरे हम लोग वो क्या होता है, फर्स्ट बार एक्सपीरियंस हो रहा है ना, इस बार फर्स्ट बार हम लोग ये सारी चीजें मतलब ये सिलेबस बना रहे हैं, फिर हम एक्टिविटीज की तरफ घुस रहे हैं, तो अपना क्या रहेगा कि अपने को फर्स्ट टाइम में एक्सपीरियंस मिलेंगे, अगले साल का जब रिव्यू करेंगे तो अपने को ये सारी चीजें पता चलेंगी कि अगली बार हो सकता है कि इंद्रपाल बोल दे वहां से कि सर हमने प्रोजेक्ट के लिए दिया था पर 5 सेंटर बना पाते, 5 तो कुछ नहीं करते, वहां के वॉलंटियर्स नहीं कर पाते, तो हमारा ये रहेगा कि यार वहां के वॉलंटियर्स नहीं कर पाते तो क्या उनको ट्रेनिंग देना चाहिए, ट्रेनिंग सर दिए थे उनको, तो फिर क्या करें, चलो इस बार उनको खरीद के देते हैं, कम से कम सिखाओ, तो 10 रुपए का नोट है, 5 रुपए का नोट है, 10 और 5 15 रुपए होते हैं, समथिंग ऐसा करके। तो हम लोग अगली बार रिव्यू करेंगे तो बहुत सारी चीजें सामने आएंगी वापस से, है ना, जो प्रैक्टिकलिटी में थोड़ी हमसे छूट जाएंगी। तो एक बार सब लोग मिलके ये कॉन्सेप्ट सही है कि हमको थोड़ी प्रॉप्स आनी है सेंटर्स पे, अब वो प्रॉप्स खरीदनी है या बनवानी है, कितना हमको बैलेंस रखना है, उस पे हम लोग थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, उसमें कोई इश्यू ही नहीं है, ठीक है। यस सर। चलिए, तो थोड़ा हम लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ा फास्टली एक बार क्लास वाइज चल लेते हैं, फिर हम लोग लास्ट में एक बार वापस से सब लोग अपना अपना व्यूज दे देंगे इन सब चीजों पे, तो और भी बेस्ट रहेगा, है ना। तो एक बार थोड़ा फास्टली हम क्लास वाइज स्टार्ट कर लेते हैं, अंकित, हाँ थोड़ा। हाँ, क्लास 1 का जैसे वही था, मतलब वीडियोस के माध्यम से कैसे कराना है, वही सब कमेंट्स थे बेसिकली। और जो मैंने या फिर इसमें एनसीईआरटी पे उसका मर्ज किया था, दोनों का एग्जांपल्स मैंने एनसीईआरटी तो उठाए थे, और मतलब कुछ कुछ पार्ट्स मतलब दोनों का कंबाइन करके किया था, तो कमेंट्स वैसे ही थे इसमें। तो एक बार मैडम थोड़ा और कुछ एक्सप्लेन करना चाहेंगे, तो मैडम एक बार थोड़ा बता दें, सुभारती मैम।
क्लास 1 का विवेक सर ने बनाया था। विवेक सर आप बता दीजिए, और कुछ पॉइंट छूट रहा हो इसमें, लाइक आप जैसे थर्ड क्लास का बताए थे उसी तरह से एक बार, कि कोई यस सर, पॉइंट। वही सेम है सर, इसमें भी मीन्स ज्यादा कंसंट्रेशन सर एक्टिविटीज, स्टोरीज एंड ड्रामा पे ही करना है सर। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। हाँ सर, इसमें भी फर्स्ट क्लास में बेसिकली कैसा है सर, अगर मैथ्स को सर नोटबुक और पेन के थ्रू जाते तो सर स्टूडेंट लोग थोड़ा उसको बोरिंग समझने लगते, इसलिए सर इसमें भी मतलब फर्स्ट से लेकर थर्ड तक बेसिकली एक्टिविटीज, ड्रामा, स्टोरी और कुछ शॉर्ट मूवी के ही इससे मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में उनको टीचिंग करना है। ठीक है, फिर अगली क्लास में शिफ्ट होते हैं अंकित। हाँ हाँ हाँ, क्लास सेकंड है ये, इसका शुभारती मैम ने किया है। क्लास वन के मेरे कुछ ऑब्जर्वेशंस थे। बताइए देवश्री। हाँ जी, मैं ये बोल रही थी कि हम लोगों ने एक जो रेगुलर रिविजन वाला तो एक बार भारती मैम ने बोल ही दिया है, बट उसके अलावा मुझे ये लगता है कि जो हम लोग नंबर्स पढ़ा रहे हैं 1 to 10 या 1 to 20, उसमें हमें और कॉम्बिनेशंस में रिवीजन इनका रखना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट जो वर्ड प्रॉब्लम्स है उसके करस्पॉन्डिंग लैंग्वेज बच्चों को आना चाहिए, एंड बिफोर टीचिंग देम वर्ड प्रॉब्लम्स हमने उनको 1 to 20 के आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। नंबर हेलो नेम हेलो नहीं पढ़ाया, हेलो मतलब syllabus में देवश्री, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। included नहीं है, तो वो एक चीज हमको ऐड करना पड़ेगा। प्लेस ने डायरेक्टली 11 से चालू है मेरी। हाँ देवश्री, आपकी आवाज ब्रेक कर रही है, बीच में काफी ब्रेक की है, आपके लास्ट एक दो सेंटेंस समझ में नहीं आए। हेलो हाँ ठीक है, वो देवश्री अपने रिव्यू रिव्यू पॉइंट्स लिख देंगी। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हेलो पढ़ते हैं, क्लास सेकंड में चलते हैं हम लोग। हेलो हेलो। हेलो हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए। हाँ सर, मैम का जैसे कहना था ना सर, 1 to 10 की जो काउंटिंग्स वगैरह है सर, उसमें जो वीडियोस है सर, वो वीडियो में कुछ सॉन्ग्स डले हैं सर, उसमें जो वो काउंटिंग है सर, वो कुछ सॉन्ग के थ्रू उसमें टीचिंग है, तो सर वो रेफरेंस वीडियो में आपको मिलेगा, मीन्स 1 to 50 तक का एक पूरा सॉन्ग है, जिसके थ्रू स्टूडेंट लोगों को इजी जाएगा मीन्स काउंटिंग लर्न करने के लिए, जी तो वो बिल्कुल। रेफरेंस लिंक में वीडियो है सर हम सर लोग पूरे सॉन्ग। देख के वो लगी रहे, आप लोगों ने बहुत एग्जॉस्टिवली किया है, तो वो सब सारे रिलेवेंट वीडियोस आपने वैसे टॉपिक वाइज डाला है, तो बिल्कुल रिलेवेंट ही होंगे, वो हम लोग देख लेंगे, है ना। और वो तो उसको पूरा इनकॉर्पोरेट करेंगे उसको, है ना सर। ओके ठीक है, ओके। क्लास सेकंड का मैम आपके रिव्यूज। हाँ, क्लास सेकंड का मोर और लेस सिमिलर ही है सर, थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड तक। जैसे ज्योमेट्रिक शेप्स है तो उसमें डाला है कि प्रैक्टिकल ऑब्जेक्ट्स बच्चों को बताने हैं। हाँ काउंटिंग इन ग्रुप्स तो बच्चे अच्छे से ही काउंट करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ऐसा जैसे मैंने बताया था नंबर लाइन ड्रॉ करके, ये मैंने प्रैक्टिकली भी किया है छोटे बच्चों के लिए, तो बच्चे बहुत इंजॉय किया और दे वांटेड टू डू द एक्सरसाइज अगेन एंड अगेन। और उसमें टेबल्स भी लर्न किया, जैसे 2 + 2 = 4। तो मैंने 3-4 टॉपिक्स पैरेलली फिफ्थ सिक्स स्टैंडर्ड को भी एक साथ ही कवर किए थे, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स। उसमें हमने जैसे नंबर लाइन भी बच्चों को सिखाया, 0 से पॉजिटिव नेगेटिव, देन जंपिंग नंबर्स सिखाया, तो उसमें भी दे वर वेरी गुड विद काउंटिंग इन नंबर्स। एंड थर्ड उनको फिर उसमें टेबल्स भी उनको काफी अच्छे से समझ में आ रहे थे। 3 × 2 = 6, 3 में 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा। ये छोटे बच्चों के साथ भी लिया था हम लोगों ने। और इसमें टेंस और यूनिट्स में सर बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि वो थोड़ा सा इतने जल्दी क्लास 2 लेवल पे, इवन क्लास 4 लेवल पे भी उनको डिफिकल्टी होती है कि यूनिट और 10 एडिशन सब्ट्रैक्शन में।
तो उसके लिए थोड़ा सा हमको पेशेंस रखना पड़ेगा। एकदम से जैसा हम सोचेंगे कि हो रहा है, यानी बच्चे को समझ रहा है, तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो उसके लिए मैंने एक इसमें और डाला है कि फिर से रिवीजन के समय जब हम आगे बढ़ेंगे हम जब क्लासेस में, तो तब हम उनको ले सकते हैं। एंड कॉइन्स और इसका तो विवेक ने बताया ही है कि जैसा हम उनको प्रैक्टिकली जितना ज्यादा बता सके उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये देखा है सर मैंने कि बच्चे दूसरे कंट्रीज की चीजें जानने के लिए काफी जागरूक और उत्सुक रहते हैं। तो जैसा हाँ, तो उनको ये सब वो काफी इंटरेस्ट लेते हैं, करेंसीज वहाँ का कैसा है, फिर कन्वर्शन और ये सब लगे तो वो ये नहीं करेंगे, हमारे एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम्स उनको इंटरेस्टिंग नहीं लगेंगे। पर जब हम उनको वो सब बताते हैं ना कि पाउंड बहुत पावरफुल है, डॉलर ऐसा है, तो वो बड़े इंटरेस्ट से सुनते हैं वो सब। तो ये भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसमें। और कुछ एक्टिविटीज मुझे आपने जो सिलेबस बनाया उसमें बहुत अच्छी लगी। जैसे पेज नंबर लिखा है उसमें, पजल है एक 18th पेज पे, और एक फन एक्टिविटी है 27 पेज पे। ऐसे ही एक्टिविटीज है, तो ये ऐसे ही हम और यूज कर सकते हैं इनको, और अपने मन से भी बना के इनको दे सकते हैं ऐसे एक्टिविटीज। अपार्ट फ्रॉम दैट वीडियोस और ये तो है ही, और रिवीजन तो है ही। हमारा कैलेंडर सबसे बेस्ट तरीका है उनको वीक्स, डेज और ये सब सिखाने का। और सर एक वो एक एक्सरसाइज थी, हम बचपन में भी करते थे, दोनों ऐसे हाथ फोल्ड करके जनवरी फरवरी, तो जो ये है क्या कहते हैं, हमारे जो बोन्स हैं जो निकले हुए हैं, तो दैट इज जनवरी, दैट इज 31 डेज। फिर जो डिप्रेशन है दैट इज फरवरी, फिर मार्च आता है, फिर अप्रैल आता है। तो ये सब बच्चे फिर जनवरी में कितने दिन है, जुलाई में, यानी उनको याद करने की जरूरत नहीं होती, हम प्रेस करके भी वो दोनों हमारे हैंड्स प्रेस करके भी, ऐसे फोल्ड करके भी वो जल्दी जल्दी बता देते हैं। जैसे जुलाई अगस्त एकदम से 31 डेज आ जाता है। तो ये थोड़ा सा प्ले और गेम ओरिएंटेड और एक्टिविटी ओरिएंटेड ही है। तो दिस इज फॉर क्लास 2। क्लास 3 भी सिमिलर ही है, विवेक ऑलरेडी बताए हैं। हाँ, अभी क्लास 4 पे चलते हैं। हाँ, क्लास 4 भी, क्लास 4 में सर एक, हाँ ये जो एक्सरसाइज है, एक ज्योमेट्रिक फिगर्स तो है ही हमारा बेसिक, हमें जो दिखाने हैं उसमें हम कुछ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे 4th स्टैंडर्ड के बच्चे पिकअप कर लेते हैं, तो ट्राइंगल्स को 180 डिग्रीज है, तो फिर उसमें हम स्केलिंग, अगर बच्चे इंटरेस्ट लेता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, वो सब क्या है, वो सब भी डाल सकते हैं उसमें। और ये जो एक्सरसाइज है एक नंबर वर्क बेसिस, इसमें मेरे को ये अच्छा लगा कि बच्चे स्मॉलेस्ट, ये एक सैटरडे वगैरह जो हमारा एक फन सेशन रहता है या कुछ क्राफ्ट सेशन रहता है, उसमें भी क्विज जैसा ले सकते हैं। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट अभी भी अगर बोले तो थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये बच्चे काफी इंटरेस्ट से सॉल्व करते हैं, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, हाईएस्ट 3 डिजिट। और इसमें हाँ बच्चों को ये बताना जरूरी है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो रिपीटेड एडिशन इज मल्टीप्लिकेशन एंड रिपीटेड डिवीजन इज सब्ट्रैक्शन, तो वो काफी अच्छे से उनको समझ में आता है। कॉइन्स एंड नोट्स तो विवेक बताए हैं। मेजरमेंट ऑफ टाइम में अगर हम एक छोटा सा मॉडल घड़ी लेकर जाए और बताए तो उनको काफी अच्छा समझ में आएगा। बिल्कुल। और फिर फ्रैक्शंस, तो एंजॉयबल फ्रैक्शंस काफी अच्छा है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है वो जो चैप्टर में दिया है। हाँ, कन्वर्शंस मेजरमेंट में मैंने देखा है कि इवन 10th स्टैंडर्ड के बच्चे भी इसमें प्रॉब्लम ये करते हैं, ये वो अभी भी सेंटीमीटर, मिलीमीटर, वो सब में कंफ्यूज रहते हैं। इवन लीटर और इसमें भी उनको कंफ्यूजन होता है कि लीटर किलोग्राम है तो वो 1000, तो लीटर है तो 1000 ml कैसा, ये मैंने 10th स्टैंडर्ड के बच्चों में भी ऑब्जर्व किया है। तो ये अगर बच्चों को बेसिकली भी हम अभी छोटे लेवल से पढ़ाना शुरू करें तो आगे में इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। बाकी सेकंड ये 4th स्टैंडर्ड में तो सभी टॉपिक्स कवर किए थे। ओके मैम। क्लास 5th विवेक बताएंगे? यस मैम। हेलो। क्लास 4 कुछ और एडिशंस करने हैं तो बता दीजिए, अभी तक 4th स्टैंडर्ड तक 4th स्टैंडर्ड तक मैम सब तो कवर हो गया है। सब हो गया है? नहीं और किसी को कुछ ऐड करने हैं? दिव्यश्री मैम, विनय सर, अंकित सर। ये मैम काफी बढ़िया है, जैसा आप लोग ने एक्टिविटी बेस्ड और काफी डिटेल में करा है, उसको हम पूरा कंसीडर करके करेंगे। ठीक है ना सर, फिर स्टैंडर्ड विवेक कर लीजिए। मेरा कुछ एक पॉइंट्स था। हाँ प्रिंस बोलिए। हेलो, मेरा एक पॉइंट था मेजरमेंट। एक अगर जनरल पॉइंट है प्रिंस तो बोलिए, अदरवाइज क्या एक बार थोड़ा सा इसको ब्रश अप कर लेते हैं,
उसके बाद अपन Okay. पूरा आराम से इसके बारे में पूरी एक कंबाइन ओवरव्यू जब लेंगे तो बात करेंगे अच्छे से। अगर कुछ आपका इससे रिलेवेंट कुछ पॉइंट है तो बताइए प्रिंस। नहीं क्लास 1 से 4 सर, के बीच में। फोर्थ क्लास में एक मेजरमेंट पॉइंट पे थोड़ा सा बस हाँ, ये कहना था कि हाँ, जो हाँ, मैम ने दिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू जो भी फॉर्मुलेज हैं 10 mm वगैरह वगैरह, बिल्कुल। उसमें एक बेसिकली आता है किलो। हम मेजरमेंट्स का जो यूनिट्स होते हैं वो हम बच्चों को बता दें, जैसे किलो, हेक्टर, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, है ना। तो वो चीज़ हम बच्चों को इस टाइप का हम सिखा दें कि 1 के आगे जो किलो के बाद जो मीटर में आता है तो 0 लगाते हैं हम, जैसे हम क्लास में पढ़े थे। तो ये फॉर्मूले याद कराने से बढ़िया है कि वो चीज़ मतलब हम कर सकते हैं कि वो एक साथ बता दें किलो, हेक्टर, डेका, मीटर वाला, तो उससे इजी जाएगा कन्वर्जन, अगर वो 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना। मेजरमेंट में मैंने भी एक चीज देखी है, हम पहले ही जैसे बुक में दिया डेसीमीटर डेसीमीटर सब पहले घुसा देते हैं, उससे क्या बच्चा पूरा कंफ्यूज हो जाता है। तो सबसे पहले जो बेसिक यूनिट्स हैं, सबसे पहले 3-4 जो बेसिक हैं बिल्कुल ना, जैसे आपका उसमें मीटर है, सेंटीमीटर है और किलोमीटर, ये 3 बेसिक यूनिट्स हैं। उसके बाद की सारी बातें होती हैं, ठीक है। और ये इसमें जैसे है अपना डेसीमीटर होता है ना, डेकामीटर होता है, तो वो सब थोड़ा सा उसके बाद जब वो पूरा तीनों को ग्रैस्प कर ले उसके बाद वो सीखना बड़ा आसान है। तो वो सब चीजें थोड़ा सा बेस बनाते बनाते जो हमें डेली लाइफ में बेसिकली इन तीनों का यूज आता है, डेसीमीटर डेकामीटर का इतना यूज भी नहीं आता है, तो उसको थोड़ा सा बाद में पढ़ाएं। पहले जो चीज बहुत अच्छे से ग्रैस्प कर रहा है उसको पढ़ाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। इंस्टेड हाँ सर, और ये हिंदी और मराठी में भी बताना बच्चों को बहुत जरूरी है, क्योंकि सामान वगैरह लेने जाते हैं ना, तो इन्हें अभी भी एक पाव कितना और वो उसमें कंफ्यूजन होता है। मैंने इवन 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को देखा है, तो उनको वो कन्वर्शंस बताना भी जरूरी है। एक पाव यानी 250, फिर कभी हम छटाक लेते हैं, वो सब भी। हाँ हाँ, तो वो डेली भी बताना मैं जरूरी है। स्टार्टिंग में जब फिर ज्यादातर पूछता था, मैं तो अपने पापा से पूछ लिया करता था कि एक पाव बोलते कि इसमें आप लोग एक पाव बोलते हो, तो वही बताता था कितने को बोलते हैं। we will carry on for 5th standard. ओके, हेलो। हाँ 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 सर बताइए। हाँ सर, सर 5th क्लास का सिलेबस सर बहुत अच्छा है, मीन्स पूरा कंप्लीटेड है। मैंने बहुत टाइम लगाया, सबसे ज्यादा मेरे को टाइम सर 5th और 7th के लिए लगा, क्योंकि सर इसमें कोई पॉइंट छूटा नहीं है, मतलब मैक्सिमम पॉइंट कवर किया है। तो बेसिकली मैंने इसमें यही ऐड किया हूँ, आपने ऑब्जर्व किया होगा कुछ जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लासेस है, बायजूस, वेदांतु वगैरह, तो सर इन लोगों ने क्या किया है, इनके कुछ वीडियोस यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाले उनके डेमो के लिए। तो सर अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो टॉपिक वेदांतु ने डाला है वो बायजूस ने नहीं डाला है। तो ऐसा अगर देखा जाए तो सर 5th क्लास का जो 50% सिलेबस है वो ऑनलाइन अवेलेबल है विथ 3D एक्सप्लेनेशन, उन लोगों का 3D एक्सप्लेनेशन रहता है। तो सर वो वीडियोस भी हम स्टूडेंट को दिखा सकते हैं 5th क्लास से, वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। बिल्कुल। और उसके लिए सर मीन्स कुछ कॉस्ट या वहाँ उसका कुछ सब्सक्रिप्शन लेने का कोई नीड नहीं है, वो यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट है, अपन डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। तो मैंने कुछ वीडियोस की लिंक डाला हूँ, तो सर बाकी सब्जेक्ट के लिए भी ये एप्लीकेबल है। बाकी वैसा इसमें कुछ चेंजेस नहीं है, बाकी सब मतलब परफेक्ट है सर 5th क्लास का। ओके ओके, ठीक है मैम। क्लास 6 का हेलो हेलो, शुभारती मैम। हेलो, हाँ सर। शायद मैम नहीं है, तो सर मैं इसका हेलो। एक्सप्लेनेशन देता हूँ। हाँ मैम, 6th क्लास का। हाँ, ये म्यूट कर दिया था मैंने। हाँ, हाँ तो 6th में जैसे बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री वगैरह है, तो इसमें अभी हम जब इनको स्केल और ये सब इंट्रोड्यूस करेंगे, तो इसमें जैसे प्रिंस कह रहे थे वो भी हम थोड़ा सा इसमें डाल सकते हैं। उन्हें प्रैक्टिकली स्केल ये सिखाकर उसमें सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये वाले पॉइंट 6th स्टैंडर्ड का बच्चा समझ जाएगा। एंगल्स जो है सर, उसमें तो मैंने देखा है कि प्रोट्रैक्टर से बहुत अच्छे से हम एंगल्स इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं 180 डिग्रीज तक। फिर वो सेमी सर्कल है वो भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको उल्टा कर दिया तो 360 हो गया, वो भी कर सकते हैं। क्वाड्रेंट्स भी बना सकते हैं, बना के बता सकते हैं इनमें। और इसमें एक एंगल बाइसेक्टर और लाइन बाइसेक्टर हम साथ में सिखा सकते हैं, ताकि आगे में बच्चे कंफ्यूज ना हो।
तो एंगल कैसे बाइसेक्ट करना है और लाइन कैसे बाइसेक्ट करना है वो बच्चे काफी अच्छे से समझ सकते हैं। फिर फ्रैक्शंस वगैरह तो इसमें अच्छे से दिए हैं। इंटीजर्स में वही है, नंबर लाइन अगर आ गई है बच्चों को तो वो ये लेसन काफी इंजॉय करेंगे। तो इनिशियल जैसे 4th स्टैंडर्ड तक जो मेहनत हम लेंगे वो आगे में, और अगर बच्चा 6th स्टैंडर्ड को ही हम अभी डायरेक्टली पढ़ा रहे हैं तो थोड़ा हमको एफर्ट्स लेने पड़ेंगे पहले उसको, क्योंकि ये देखा है मैंने 5th 6th स्टैंडर्ड को लास्ट ईयर जैसे पढ़ाया है तो इनको नंबर लाइन अभी भी अच्छे से नहीं आती है, तो उसमें थोड़ा हमें समय देना पड़ेगा इनको। बार ग्राफ वगैरह बच्चे इंजॉय करते हैं, वैसे उनको बार ग्राफ वगैरह ये सब एक्टिविटीज इंटरेस्टिंग लगते हैं। सिमेट्री में भी प्रैक्टिकल हमको देना पड़ेगा उनको, कुछ कुछ प्रैक्टिकल चीजें उनको बतानी पड़ेगी कि सिमेट्रिकल है, ऐसे जो भी हमारे पास अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स है वही हम बता सकते हैं। डिविजिबिलिटी का थोड़ा समय लगेगा इन्हें, तो डिविजिबिलिटी पर होगा, समझेंगे बच्चे थोड़ा, पर हमें पेशेंटली जैसे बताया था यूनिट्स एंड टेंस में बच्चों के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। डिविजिबिलिटी में हाँ इसमें वीडियोस हेल्प करेंगे सर, जहाँ पे भी हमको पेशेंटली काम करना है थोड़ा, तो वीडियोस के जरिए हम काफी अच्छे से बच्चों को समझा सकते हैं। HCF LCM तो इट नीड्स प्रैक्टिस और इंटरेस्टिंग है। एक अंकित सर आप वो LCM का तो जैसा हम इससे प्राइम फैक्टराइजेशन से जो निकालते थे, वो मुझे ज्यादा अच्छा तरीका लगता है, जैसा अभी जो बुक में दिया है स्टेट बोर्ड में, कि जैसा मैं 6 और 10 का निकाल रही हूँ तो 6 1 6 6 2 तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो आएगा मेरे ख्याल से 30 आएगा, है ना। तो इसमें 6 और 10 में प्राइम फैक्टराइजेशन से जैसा हम लोग बचपन से वही करते आए हैं, तो या शायद मैं उससे ज्यादा कन्वर्सेंट हूँ। मैम तो प्राइम एक्चुअली दो मेथड्स थे, मैंने भी क्लास में अभी ये सिलेबस तो इंद्रपाल आपने बनाया है क्या क्लास 6 का? यस सर। हाँ तो मैम ये एलसीएम वाला जो चीज है ये तो मैंने बहुत ज्यादा नोटिस किया कि इसमें बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है, राइट। हाँ वॉलंटियर्स को भी काफी लोग को प्रॉब्लम है एलसीएम मतलब सब निकालना, और एलसीएम नहीं आएगा तो फ्रैक्शंस का एडिशन मल्टीप्लिकेशन नहीं सीख पाएंगे। उनका क्या पैटर्न रहता है कि जो नीचे जो डिनोमिनेटर में है उसको मल्टीप्लाई करके सीधे आगे बढ़ो सीधे। हाँ मुझे भी वही तरीका अच्छा लगता है। तो ये और ये जितना, लेकिन मैम उसमें क्या बोलते हैं उसमें प्राइम फैक्टर्स निकाल के करना पड़ता है। उसमें क्या करते हैं कि अगर दोनों के फैक्टर्स भी नहीं निकाले वॉलंटियर से बच्चों ने, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 और 6 से नीचे, तो प्राइम फैक्टर तो उसका एलसीएम तो 12 आना चाहिए, लेकिन वो 6 24 लिख देते हैं डिनोमिनेटर में। दैट इज रॉन्ग। दैट इज क्या है वो कि अभी छोटे नंबर है तो उसमें हेल्प कर लेगा, उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन थोड़े तो बड़े नंबर्स आएंगे तो बड़े नंबर्स में प्रॉब्लम आएगा। उनको पर ये प्रैक्टिस करते जाएंगे सर तो हो जाएगा। जैसे अभी जब 9th स्टैंडर्ड को लास्ट ईयर मैंने शुरू किया था तो उन्हें भी एलसीएम में प्रॉब्लम आ रहा था, फिर छोटे छोटे चीजों से लिया उन्हें, तो लगे 2-3 क्लासेस लगे, बट देन दे वर गुड विद एलसीएम। तो मैडम एक इंद्रपाल आप इस क्लास का सिलेबस बनाए हो, आप थोड़ा सा बताओ कि क्या प्रॉब्लम आती है। सर मैं वही बता रहा था मैम। जैसे देखिए किसी बच्चे को अगर मल्टीप्लिकेशन, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जिस टाइप से आता है, तो उसके बाद अगर उसको हम वैदिक मैथ्स अगर बताते, उसकी जो फंड है, अगर हम टेबल्स का हेल्प कर दीजिए, 6 और 10 का भी बोले आपने, तो अगर हम उनको पहले टेबल से अगर स्टार्ट करते, टेबल्स लिखवा के उनसे अगर छोटे छोटे नंबर्स का एलसीएम अगर बता रहे, एक बार उनका कंसेप्ट एलसीएम का क्लियर हो जाए तो फिर हम उसको अलग अलग मेथड पढ़ा सकते हैं। लाइक जैसे सर प्राइम फैक्टर वाला बोल रहे हैं, या फिर नॉर्मल जो डिवीजन मेथड वाला रहता है, तो उसके बाद वो मतलब हो सकता है, बट पहले हमें स्टार्ट मुझे लगता है कि टेबल से ही करना चाहिए। नहीं हाँ इंद्रपाल वो तो ठीक है, वो जैसे अभी हम हर क्लास में ले ही रहे हैं टेबल्स, जैसे 2nd स्टैंडर्ड के बच्चे को भी हम रोज 15 मिनट वगैरह ले रहे हैं, और ये काफी जगह नीचे भी लिखा है कि टेबल्स एक रेगुलर प्रैक्टिस। और अभी जैसे हमने हमारे जो IT पार्क के बच्चों का अभी सेशन लेना अभी शुरू ही कर रहे हैं हम लोग, तो 10 मिनट हम लोग इनको हफ्ते में 2 दिन टेबल्स या रीडिंग या ऐसा ही देंगे इनको। तो एक 6th या 7th स्टैंडर्ड तक बच्चा जब जाता है तो टेबल्स उसके काफी अच्छे टेबल्स है, स्क्वायर्स है, ये सब अगर हम छोटे लेवल से मेहनत करेंगे तो वो लेवल जाने तक बच्चा काफी अच्छा हो जाएगा इसमें। जैसे मैंने आपको कहा ना, एलसीएम में 9th स्टैंडर्ड के बच्चों को भी इनिशियली प्रॉब्लम हुआ, पर फिर 2-3 क्लासेस लेने के बाद में इजी प्रॉब्लम्स से शुरू किया। जैसे अब मैंने आपको बताया 5 और 10 का ले सकते हैं, बहुत कुछ सिमिलर है, तो 5-10 को एक साथ ही कर दिया, 5 1 5 2, फिर उसके नीचे एक किया, देन अगेन, तो दैट कम्स टू 10।
तो बच्चे उससे इंजॉय करते हैं वैसा ये करना। टेबल्स के ऊपर तो ध्यान देना जरूरी है इंद्रपाल, बिकॉज इट फॉर्म्स द बेस फॉर ऑल इवन मल्टीप्लिकेशन, डिविजन एंड ऑल रेलेवेंट प्रॉब्लम्स। तो वो भी करेंगे हम। और मेथड का कैसा है, जो बच्चा इजी ग्रास्प करता है, जैसे स्टेट लेवल में मैंने देखा है कि एलसीएम का वही मेथड है, यू राइट द मल्टीपल्स और फिर उसमें जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो सर्कल करो। तो उसमें अगर बड़े हैं डिजिट्स तो उसमें फिर प्रॉब्लम्स होगा। तो जो भी अच्छा लगता है, जो बच्चा अच्छे से सीख सकता है, तो दैट इज गुड। आई थिंक मैम दोनों आने चाहिए, बिकॉज प्राइम फैक्टर मेथड जैसा मैं अभी क्लासेस में भी अपने बता रहा हूँ और बताया, मैंने 10th के बच्चों को भी पढ़ाया है, वो उनको एक्चुअली पता ही नहीं था, बोल रहे हैं वो उनको वो मेथड पता ही नहीं है। प्राइम फैक्टर वाला बोल रहे हैं मैम, उनको वो जो मल्टीप्लिकेशन वाला, मल्टीपल्स वाला मेथड उनको वही पता राइट रहता है, उनको वाला मेथड पता ही सर, ये मैंने भी अभी देखा, इवन मुझे भी अभी आप बोलोगे ना कि दोनों इसमें से किसी में निकालो, तो आई विल गो फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि हमने हमारे समय में वही सीखा है। नहीं। तो मैं मे भी वही सीखा है कि वो थोड़ा हाँ, easy मुझे भी हाँ डिफिकल्टी हुई इसमें। ये नया जो है ना, स्टेट बोर्ड में ही है, वो स्टेट बोर्ड में दिया है वैसा। तो ठीक है, चलिए दोनों भी सिखाने की कोशिश करेंगे हम बच्चों को। बिल्कुल बिल्कुल दोनों सिखाएंगे मैम इसमें। हाँ, और सर बाकी तो परसेंटेज जैसा है, तो परसेंटेज एकदम बच्चों को प्रैक्टिकली ही लेना है। जैसे हमारी क्लास में गर्ल्स बॉयज हैं, या फिर तुमको इसमें इतने मार्क्स मिले, दे शुड बी एबल टू कैलकुलेट देयर परसेंटेज। तो ये तो अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हम ये तीनों परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस है। हाँ, बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट में मैं ये बताना, क्योंकि बच्चों को कैसे फॉर्मूला वो रट लेते, PRT/100, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला, और तो उनको ये हमको आगे भी उनके काम में है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और इसमें डिफरेंस क्या है। नहीं तो वो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट इज इक्वल टू P, फिर वो ब्रैकेट में 1+R/100 रेज टू n, वो तो डिफरेंस क्या है। जैसे सिंपल इंटरेस्ट में हमको सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, थोड़ा प्रैक्टिकली उनको कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है, ये सब उन्हें आगे में हेल्प करेगा। फिर ट्राइंगल्स तो सर, ट्राइंगल्स तो वीडियोस उसके लिए बेस्ट है, ट्राइंगल्स क्वाड्रिलैटरल। क्वाड्रिलैटरल का एक बोला है कि वो चार्ट बनाकर वो अपने घर में, या हम सेंटर पे भी लगाने की कोशिश करेंगे, इवन ट्राइंगल्स का भी लगाने की कोशिश करेंगे। बाकी 3D शेप्स शायद छूटा था, 3D शेप्स छूटा था, तो वो इसमें डाल दिया है। उसमें एक एक्सरसाइज थी 41, तो वो अच्छी लगी। तो वैसे और हम शेप्स इंक्लूड कर सकते हैं। और लाइन बाइसेक्टर और वीडियो, ये तो हाँ, ये भी वीडियो के जरिए अच्छे से बता सकते हैं, और ये ऑलरेडी हम पहले पढ़ा चुके हैं। यानी एंगल्स में हमने जब सेकेंड वाला लेसन है हमारा 6th स्टैंडर्ड का, तो उसमें अगर लाइन और एंगल बाइसेक्टर साथ में हो गया तो ये लेसन और इजी है। हेलो, ओके मैम। ओके ओके। हाँ, 7th स्टैंडर्ड विवेक करेंगे? यस मैम। सर 7th स्टैंडर्ड में सर जो पहला पार्ट है सर वो अवेलेबल नहीं हुआ था, तो मैंने इंक्लूड किया है सर नीचे में कि उसको भी ऐड करना है। और ये जो मेरे पास आया था वो सेकंड पार्ट था, मींस 7th क्लास की बुक का। तो सर एक्चुअली इस अच्छा, आपको मतलब उसके पहले के चैप्टर्स नहीं मिले? नहीं नहीं, मेरे आ, पास फाइल आई थी, ओके वो 9 चैप्टर से आई थी। ओके, वो बाद में इंक्लूड किया था। ठीक है, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। ठीक है। ठीक ठीक है। तो सर इसमें भी मतलब ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं थे, इसमें भी डिटेल कवर किया है। तो मीन्स इसमें भी मैंने ट्राई किया कि कुछ जो अच्छे वीडियोस है, क्योंकि ये 7th क्लास से तो 6th क्लास से मतलब बायजूस और वेदांतु के फ्री वीडियोस अवेलेबल है। तो इसमें मैंने सर्कल और पैरामीटर्स ऑफ एरिया एंड पाइथागोरस थ्योरम में उनके वीडियो की लिंक शेयर किया। उसमें उन लोगों ने पूरा विजुअलाइजेशन के थ्रू मीन्स पूरा 3D ग्राफिक्स के इससे बताया, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा टीचिंग के लिए। बाकी उसमें ऐसा कुछ चेंजेस मेरे को नहीं दिखे, मतलब ओवरऑल सब इंक्लूड है। बाकी बेसिकली मीन्स सिलेबस सारे ही क्लास का अच्छा था। हमारा मोटिव ये था कि उसको थोड़ा बहुत और इजी और थोड़ा मीन्स इंटरेस्टिंग मैनर में उसको इम्प्रूव किया जाए, इसलिए हमने कुछ लिंक्स वगैरह शेयर किए। ओके सर, हम उसका यूज करेंगे वीडियोस का वगैरह। यस सर। हाँ, इसमें जैसा बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट दिया है, तो अगर हम 6th स्टैंडर्ड में ही वो चीज क्लियर कर लेते हैं, तो यहाँ हमें ईज होगी इन्हें बच्चों को पढ़ाने में। स्टैटिस्टिक्स तो बच्चे एंजॉय करते हैं। हाँ,
हाँ विवेक, और कुछ है इसमें एडिशन? नहीं मैम, बाकी इसमें मीन्स पूरा कंप्लीट बाकी है, हाँ ऐसा कुछ सेल्फ चेंजेस नहीं है। एक्सप्लेनेटरी है वैसे। हाँ क्लास 8 का शुभारती मैम। हाँ सर, क्लास 8 का भी जैसा अब रैशनल इरैशनल नंबर्स हैं, वैसे बताओ तो बच्चों को समझ में ही नहीं आता है, जब नंबर लाइन के जरिए अगर बताए तो ज्यादा अच्छा रहेगा उन्हें। पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल ये तो एक फेवरेट लेसन रहा है सर, बच्चों बहुत इंजॉय करते हैं इसे, और इसमें बिना वीडियो के भी हम काफी अच्छे से पढ़ा सकते हैं इन्हें। इंडाइसेस एंड क्यूब रूट्स, तो जैसा स्क्वायर रूट्स वगैरह अगर हमने इनिशियल क्लासेस में ही उनको क्लियर किया 5th 6th स्टैंडर्ड में, तो यहाँ क्यूब रूट्स पढ़ाना हमें काफी इजी रहेगा। देन एल्टीट्यूड एंड मीडियन में ये सर बहुत बोर होता है ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक ही बोर होता है, तो ये थोड़ा ये भी पेशेंटली हमें पढ़ाना पड़ेगा बच्चों को। इसमें हम वीडियोस का हेल्प ले सकते हैं, और वीडियोस भी अगर ये है तो थोड़ी देर के लिए स्किप करके हम बाद में भी ये बच्चों को फिर समय लगेगा इसे पढ़ाने में। बाकी एक्सपेंशन वगैरह तो कर लेते हैं बच्चे, एक्सपेंशन वगैरह थोड़ा हम अगर इनको प्रैक्टिकली बताएं इनको तो कर सकते हैं, इनको फॉर्मूले वगैरह भी इनको हम लिखवा के दे सकते हैं ऐसा। बाकी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ये भी हाँ वीडियो के जरिए, और वैसे भी बच्चे समझ जाते हैं इन्हें। थोड़ा इनको कंफ्यूजन होता है तो इनको मोनो यानी 1, बाइनो में बाय यानी 2, ट्राई यानी 3, ऐसे करके इनको बताना पड़ेगा हमें। फिर बाकी इसमें मीन मीडियन मोड तो स्टैटिस्टिक्स अगर 7th स्टैंडर्ड में क्लियर है तो ये आ जाएगा। क्वाड्रिलैटरल हमने पहले ही किया है, अब ये एडवांस्ड रहेगा उसमें, तो अगर वो क्लास में क्वाड्रिलैटरल इनको बेसिक कंसेप्ट्स इनके क्लियर हो जाते हैं तो ये इसमें प्रॉपर्टीज और ये सब बच्चे अच्छे से समझ सकेंगे। क्वाड्रिलैटरल भी सर मुझे ऐसा लगता है कि बीच बीच में इनका रिवीजन भी जरूरी है, जैसे आप अभी भी मुझे पूछेंगे तो मैं बहुत सारे प्रॉपर्टीज भूल चुकी होंगी, तो बीच बीच में टाइमली इनको रिव्यू करते रहना पड़ेगा ताकि 10th स्टैंडर्ड बच्चा पहुंचने तक उसका बेस काफी क्लियर हो जाए। तो उसके लिए एक बोर्ड या कुछ ऐसा इसमें डिस्प्ले करना सेंटर पे भी काफी जरूरी है। कॉन्ग्रुएंसी के भी जो भी है दैट इज गुड, जो भी सिलेबस में कवर किया है वो अच्छा है इसमें। बाकी कंपाउंड इंटरेस्ट तो आ गया इसमें, तो पहले ही अगर इनिशियल इसमें ही हमने कंपाउंड इंटरेस्ट इनको इंट्रोड्यूस कर दिया थोड़ा सा, तो अभी उनको इंटरेस्ट होगा और अच्छे से कर पाएंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम भी अगर इनके कंसेप्ट्स क्लियर हैं सर 8th स्टैंडर्ड को जैसा देखा है तो ये इंजॉय करते हैं बच्चे उनमें। अगर उनको क्लियर हो गया कि सरफेस एरिया क्या है और वॉल्यूम क्या है और बाकी सब हर चीज का उनका जैसे सिलेंडर का निकालना है तो दोनों तरफ के सर्कल भी ले रहे हैं, और सरफेस एरिया क्या है और उसमें दोनों अगर मिला लिया तो पूरा, तो वो बच्चे काफी समझ के अच्छे से कर लेते हैं। इसमें एक सर्कल, कॉर्ड एंड आर्क छूटा था तो वो इसमें ऐड किया है, और इसमें अगर बच्चे इन सर्कल, सरकम सर्कल ये सब भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसमें, आर्क्स वगैरह, मेजर आर्क, माइनर आर्क 10th स्टैंडर्ड में आएगा ये, तो अगर बच्चा एटलीस्ट मेजर आर्क, माइनर आर्क, एरिया ऑफ आर्क निकालना सीखता है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो 10th स्टैंडर्ड का काफी एक टॉपिक भी इसमें हम इनिशियल स्टेज पे हम कवर कर सकते हैं। तो आर्क निकालना वो सब अगर एक बार बच्चे को पता चल गया सर्कल 360 डिग्री इतना हुआ, ये थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर उसका एरिया निकालना है, तो मुझे नहीं लगता कि सर्कल इतना हार्ड जाएगा बच्चे को। तो बाकी सर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सभी इसमें, और विथ वीडियोस इजी जाएगा इसमें। सिर्फ इसमें जो ये है एल्टीट्यूड एंड मीडियन, थोड़ा सा इसमें हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा, और क्वाड्रिलैटरल का चार्ट बनाकर बीच बीच में इनको रिवाइज करते रहना पड़ेगा। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का भी चार्ट बना के दे सकते हैं उन्हें एक जगह लिखवा कर, तो वो बार बार रिवीजन करने से उन्हें अच्छे से हो जाएगा। हेलो। हाँ जी मैम। हेलो। हाँ मैम। हेलो। हाँ मैम, आपका आवाज आ रहा है। हाँ 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 हाँ, हाँ बोलो नीतू।
नहीं नहीं 8 का तो समझा मैं, मतलब आप कंटिन्यू, एक्चुअली आपका आपने हेलो कहा ना तो आपका आवाज आ रहा है। हाँ, तो यही है कि एक ही टॉपिक छूटा था इसमें वो, और उसमें यानी जो भी रिमार्क्स डाले हैं दे आर एक्सप्लेनेटरी कि उसमें और क्या, और विद वीडियोस तो इजी जाएगा। इसके अपार्ट इन केस भी कुछ होता है तो फिर कभी भी डिस्कस कर सकते हैं, जैसे वॉलंटियर्स को भी कोई प्रॉब्लम होता है तो दे कैन डिस्कस आइदर विद मी और विनय विवेक। ओके मैम। इंद्रपाल, अंकित सर, इसमें कुछ है क्या डाउट आपको, जो रिव्यू अभी जो सजेशन दिया है या उसमें कुछ? नहीं मैम, हमें एक्चुअली जो जो बातें कही है मैं वो नोट भी किया हूँ। तो बहुत मतलब जैसे वीडियोस वगैरह तो हम भी पहले भी देखते थे, बट वही हम सोच रहे थे कि हमारे कुछ कुछ लिमिटेशंस है, लाइक मोबाइल का हो सकता है, क्योंकि हम जनरली बोलते वॉलंटियर्स को आप मोबाइल, आपको सेंटर पर मोबाइल नहीं लाना है, तो उस टाइप से हम सोच रहे थे। बट हमें फ्यूचर में तो उस टाइप से उस मतलब उस साइड जाना ही पड़ेगा। तो ये काफी अच्छे, और जैसे मैम ने सर ने बोला है कि वेदांतु और बायजूस के वीडियोस है, तो हाँ उस टाइप के वीडियो है। इवन सीबीएसई का सीबीएसई क्लास 8, सीबीएसई क्लास 7 इस टाइप के भी कुछ कुछ मैम्स लोग के कुछ वीडियोस है, तो वो भी हमने जब सिलेबस बना रहे थे तब रेफर किए थे। बट हाँ, हम ये वॉलंटियर्स को भी दिखा सकते हैं, जिससे उनके काफी कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो हम ट्राई करेंगे जितना ये मतलब थोड़ा सा फिजिबिलिटी इम्प्रोवाइज। जो है जो लग रही है बेसिकली, इसमें वीडियोस का बहुत अच्छा रोल है। अगर वीडियोस का रोल और अच्छे से हम सेंटर्स पे, बेसिकली मुझे लगता है मोबाइल से भी इतना अच्छे से हो नहीं पाएगा, बिकॉज छोटा सा मोबाइल रहता है, उसमें 4-5 बच्चे 6 बच्चे रहेंगे, तो उसमें मोबाइल में भी थोड़ा सा, जैसे जिस मोड में हम बात कर रहे थे कि टैबलेट मोड में कुछ हम लोग करेंगे उसमें इनबिल्ट करके, उस टाइप से ही अपने को जाएंगे तो काफी फ्रूटफुल रहेगा ये। अदरवाइज क्या है कि वो डेली वीडियो और वो केवल छोटा सा मोबाइल पे 4-5 लोग को दिखाना, वो वॉलंटियर्स को भी थोड़ा सा वैसा लगेगा, और बच्चे भी थोड़ा सा, बच्चों को तो मजा आएगा कि मोबाइल में वीडियो देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा वॉलंटियर्स को मुझे लगता है कि इतना ज्यादा वो नहीं रहेगा कि वो उसमें वीडियो दिखाएं, क्योंकि इतने छोटे से 4-4.5-5 इंच के फोन में 5-6 बच्चों को दिखाना, वो थोड़ा सा मेरे को वो लगता है। और सर इसमें एक बात और एक भी है। हाँ हाँ, जहाँ पे जैसे हम मोबाइल या उसका लिमिटेशंस है ना, वहाँ अगर वॉलंटियर्स भी ये वीडियोस देखकर जाए ना तो काफी अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। मैं वही सोच अगर रहा हूँ मैम कि वॉलंटियर्स पहले वीडियो खुद घर पे देख लें, या तो हम ट्रेनिंग जब दे रहे हैं तब करा लें, और उसी बेस हाँ, पे मतलब इनफैक्ट अगर हमारे पास रिसोर्सेज आए तब तो हम सीधे सीधे स्टूडेंट्स को दिखाएं तो बहुत अच्छा है। मतलब वॉलंटियर भी ऑब्वियसली पहले प्रिपरेशन करके जाए, उसके बाद सीधे स्टूडेंट को दिखाए, तो बहुत ही अच्छा है। ये स्टूडेंट भी एक साथ में देख लेगा। लेकिन क्या है कि थोड़ा सा लिमिटेशन मुझे बस यही लग रहा है, बाकी तो इतना और कुछ लिमिटेशन नहीं है। अगर वीडियो को स्टूडेंट को भी और अच्छे से वीडियो दिखाते हैं, बिकॉज एक तो दिखाना, एक तो विजुलाइज करना सामने सामने वीडियो के साथ में, और एक उसको बताना, दे आर टू वेरी डिफरेंट थिंग्स। वो एक माइंड जैसे वर्क करता है मैम, एक विजुअलाइजेशन में एक होता है और एक कोई बताता है, बहुत अलग तरीके से वर्क करता है। इसमें क्या है, इतने हाथ से एक्शन करेंगे या कुछ करेंगे, उसमें थोड़े ऑब्वियसली हमारी प्रॉप्स हेल्प कर सकते हैं, लेकिन दैट इज अ वेरी थोड़ा सा टीडियस है, मतलब ठीक है, लेकिन हमें तो उसी पे स्टिक होना पड़ेगा अभी। हाँ, और उसमें जैसा अभी शायद विनय सर ने कहा था कि थोड़ा यानी बच्चे पे भी ध्यान देना जरूरी है। तो जैसे अभी हम लोगों ने बच्चों को अप्रोच करना शुरू किया है ना, तो हम पहले पेरेंट्स से बात कर रहे हैं उस बारे में, जो जी। व्हाट्सएप वगैरह पे हम, तो उनको वो भी कह रहे हैं कि देखें तो वो पेरेंट्स के सामने ही देखें। हाँ हाँ। और ऐसे ऐसे आप छोड़ के मत जाइए बच्चे के पास मोबाइल की, वो बस मैम का कुछ मैसेज आया है, मैम का कुछ ये आया, एक्टिविटी आई, वो करके वो कुछ और देख रहा है। तो वो भी हम पेरेंट्स से भी उसकी क्लैरिटी ले रहे हैं। जी जी जी, ये बात तो तब हुई मैम जो अभी हमारे मान ली कोविड चल रहा है और हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। अब तो ये बहुत और अच्छा ऑप्शन है कि जो हम यूट्यूब के माध्यम से वीडियोस डाल रहे हैं और पेरेंट्स के सामने बच्चे देख रहे हैं, तो काफी बढ़िया रहेगा उसमें। लेकिन ऑफलाइन में थोड़ा सा ये, मतलब थोड़ा सा ये जो चीजें हैं उसमें वॉलंटियर देख के जाए, उस पे वो उसके हिसाब से उस डिलीवर पे राइट करें। राइट। स्टार्टिंग में ऑप्शन वही कर सकते हैं हम लोग, हाँ, अदरवाइज सही। और हाँ। और सर मेरा एक और था मैम, जैसे आपने बोला ना कि हमें प्रोटेक्टर का यूज बताना है बच्चों को या फिर स्केल का। एक्चुअली ये हमारे हाँ हाँ दिमाग में तो रहता है, बट हमारी लिमिटेशन वहां आती है कि लिख के देना है हमें, मतलब आगे वाले बंदे को कि यहाँ पर 90 डिग्री होता है, लेफ्ट हैंड साइड में हम बोल सकते हैं कि 10 से चालू होता है। अगर आपका मतलब जिस साइड में भी हम 0 से हॉरिजॉन्टल शुरू किया। मतलब हाँ टाइम पर भी है ना, हाँ लिखने के टाइम पे भी हम सोच नहीं पाते कि यार किस टाइप से, तो इसलिए हम फिर उनको डायरेक्ट लिख के देते हैं कि आप इस चीज को समझा दीजिएगा। लाइक सिमेट्री वाला चैप्टर हो गया, या फिर एक प्रोटेक्टर का यूज हो गया।
तो हम समटाइम्स ऐसे बोल देते कि यार आप लोग अपने हिसाब से बता दीजिए ये, क्योंकि हमारे लिखने की थोड़ी लिमिटेशंस है इसलिए। और सर मुझे ये एक काफी हाँ हाँ बोलिए, आप बोलिए। मुझे एक और काफी अच्छी चीज लगी कि जैसे शायद एक किसी इसमें एक लिखा था कि वर्कशीट हम प्रोवाइड कर सकते हैं, तो हाँ उससे काफी मतलब बच्चे प्रैक्टिस कर पाएंगे, ठीक है। और जैसे कल भी हमारी देबश्री मैम के साथ बात हो रही थी, तो इन वर्कशीट को अगर हम थोड़ा और मतलब थोड़ा क्रिएटिव वे में अगर देते हैं तो बच्चे सीखेंगे भी और थोड़े दूसरे तरीके से सोचेंगे भी, तो वो एक कर सकते हैं एक वर्कशीट वाला। प्रोट्रैक्टर का जैसा आपने कहा ना, तो ये उनको एक्टिविटी भी दे सकते हैं हम, क्राफ्ट वगैरह जब हम करवाते हैं ना, तो उन्हें खुद बनाने लगाइए आप, प्रोट्रैक्टर ड्रॉ कीजिए देखकर और उसमें एंगल्स पूरे प्लॉट कीजिए, और फिर उनको वो क्लैरिटी चाहिए कि यहाँ से 0 किया तो यहाँ 180 एंड करेगा, तो आपको ये एंगल इस तरफ से काउंट करना है। तो उसमें वो एक्यूट, ऑब्ट्यूस और वो सब राइट एंगल, और उसको आप रिवर्स कर दीजिए, फिर यानी उसको उल्टा कर दीजिए, तो दैट कम्स टू अ सर्कल दैट इज 360 डिग्रीज। तो उसमें आप उनको क्वाड्रेंट्स और वो उस जरिए से भी आप पढ़ा सकते हैं उन्हें, एक्टिविटी आप खुद उनको दीजिए उनको करने के लिए। तो और स्केल का भी कर सकते हैं सर आप, ऐसा कुछ ये सैटरडे वगैरह जो है हमें समय मिलता है ना, हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं इन्हें, तो उसमें जैसा बोला ना मिलीमीटर वगैरह वो सब क्लियर हो जाता है। हाँ हाँ राइट मैम राइट। अच्छा, अभी देवश्री ज्वाइन किए, अभी देवश्री एक पॉइंट छूटा था फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला। देवश्री हेलो। हाँ हाँ, तभी आप फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए कुछ सजेस्ट कर रहे थे ना। तो हाँ, मतलब मेरे सारे क्लासेस के कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस तो थे, बट आई थिंक काफी टाइम भी हो गया है ना, आप लोग थोड़ा आगे भी बढ़ चुके हैं। तो या तो मैं जो ग्रुप है उसमें लिख के भेज देती हूँ, क्योंकि मेरा नेटवर्क का इशू है, मैं बार बार ड्रॉप भी हो जा रही हूँ। देवश्री आप बताइए अगर नेटवर्क का होगा बीच में तो ठीक है, फिर आप लिख दीजिएगा, है ना? ओके। बता दीजिए। मतलब मैं फर्स्ट से शुरू करती हूँ, फिर करवा रहे हैं बच्चों को, जैसे 1 to 11 to 20 करवाया, उस पूरे सेट में हम लोगों ने कहीं पे भी बच्चों को उनका नंबर नेम्स का प्रैक्टिस नहीं करवाया है। एंड आई गेस उसके बाद जब हम लोग 21 ऑनवर्ड्स जा रहे हैं, वहाँ पे प्लेस वैल्यू भी आ रहा है, तो मुझे लगता है कि और कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी है एडिशन के अंदर में। तो मुझे लगता है कि जब तक वर्ड के नंबर नेम्स बच्चों को नहीं आ जाएंगे, तो वर्ड प्रॉब्लम्स बच्चों का करना इज वेरी डिफिकल्ट। आवाज आ रही है? हाँ देवश्री, बट थोड़ा सा इशू है, मतलब आ रहा है समझ में। ओके ठीक है देवश्री, आप है ना एक 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 वर्ड में या एक्सेल में क्लास वाइज जो आपके ऑब्जर्वेशन है वो थोड़ा सा लिख के और ग्रुप में डाल दीजिएगा ना, वहां से उठा लेंगे, ठीक है। और अलग से बात भी कर लेंगे किसी पॉइंट में अगर क्लियरिटी नहीं रहेगी तो, ठीक है। ठीक है, एक बार पूछ लेते हैं फिर सबसे, नीतू एक बार सबका फीडबैक ले लेते हैं। करिश्मा ने अभी तक कुछ नहीं बोला, करिश्मा आप बताइए। सर जो भी रिव्यू किया है, मतलब हमने भी मतलब इसका स्टडी किया, जो रिव्यू दिया रिव्यूअर ने, तो जब हमने देखा कि इन्होंने जो भी मतलब वीडियोस वगैरह डाले थे, कुछ वीडियोस भी देखे, पूरे नहीं देख पाए, लेकिन जितने भी हमने देखे वो काफी मतलब प्रोडक्टिव थे। उसको देखकर वॉलंटियर्स काफी अच्छे तरह से मतलब बता पाएंगे अपनी जो भी चीज एक्सप्लेन करनी है, किस वे से करनी है बच्चों के साथ, मतलब थोड़ा इंटरटेन करके वो मैथ्स किस तरह पढ़ा सकते हैं, उस टाइप के वीडियोस थे। काफी अच्छा था, मतलब मैथ्स को फन टाइप में हम किस तरह से बच्चों को पढ़ा पाएंगे वो सब था। मुझे काफी अच्छा लगा वो भी। और बेसिक नॉलेज मतलब एक्टिविटी बेस्ड अगर हम दे रहे हैं तो वो कभी नहीं भूलेंगे, मतलब वो उनको हमेशा याद रहेगा। जैसे हम सेकंड क्लास के बाद अगर थर्ड क्लास में बच्चे जाते हैं तो हम पहले उसका बेसिक लेते हैं, थर्ड क्लास स्टार्ट करने से पहले सेकंड क्लास में जो भी पढ़े हैं, है ना, तो वो रिवीजन भी जरूरी है। तो काफी अच्छा लगा मुझे, मतलब जो भी रिव्यू दिया है सभी क्लास के लिए। इवन
ओके, आपको आपको क्लैरिटी है ना जो जो बातें बोली गई, क्योंकि आप लोगों को ये सारे इनकॉर्पोरेट करनी है अपने सिलेबस में, तो इस तरह हाँ से अपने को मॉडिफिकेशन करना है, वो थोड़ा सा क्लैरिटी है ना, कोई उसमें डाउट नहीं है। नहीं सर, नहीं, अभी तो पूरा क्लियर हुआ। पहले पढ़ा था तो थोड़ा बहुत था डाउट, लेकिन अभी पूरा क्लियर हो गया। ठीक है, ठीक है, हाँ ओके। सर। और कोई पॉइंट है आपका? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं। ओके, ठीक। प्रिंस, आप बताइए अपने ऑब्जर्वेशन। एक्चुअली सर, ये जो रिमार्क्स था ओवरऑल और बाकी जो क्लास वाइज रिमार्क्स था, मैक्सिमम सारे पॉइंट्स कवर हो गए। हमें एक पॉइंट बहुत अच्छा लगी इसमें, वर्कशीट्स का, जो प्रैक्टिस और वर्कशीट। कोई भी चीज़ अगर हम बच्चों को जैसे हम पढ़ाते भी हैं, कोई भी चीज़ एक्टिविटी बेस पे कराते हैं, तो मतलब वो अच्छे से सीख पाते हैं। और अगर हम बोलेंगे कि यार 10 फार्मूले हैं याद करो, तो वो याद नहीं होता है। प्रैक्टिस अगर करते रहेंगे तो अपने आप उनको फॉर्मूलेस वगैरह सब लर्न हो जाएगा। मतलब वो बेसिक पे, वो जैसे कि कोई एक फॉर्मूला है, उस पर अगर हम 10 प्रैक्टिस सेट देते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराते हैं, एक्टिविटी बेस पे कराते हैं, तो इंटरेस्ट भी डेवलप होगा और उनका हो भी जाएगा। तो ये वर्कशीट्स वाला अगर हम सेंटर्स पे अच्छे से करा सकते, मतलब जिस वे में हमें रिमार्क्स और जिस वे में हम सिलेबस बनाए हैं और जिस वे में रिव्यू आए हैं, मतलब सारे पॉइंट्स कवर हो गए, उस वे से हम कोशिश करेंगे कि पूरा अगर कवर मतलब अच्छे से करा सके तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात हो जाएगी। मतलब हमारे जो हम सोच रहे हैं वो हम अचीव कर लेंगे। तो यही एक व्यू हमारा। ओके प्रिंस, और कोई पॉइंट है आपका? एक पॉइंट और था सर कि इसमें लिखा हुआ था मेक डिफरेंट सिलेबस फॉर इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी मीडियम। ये हमें भी लगा था कि अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि सारे सेंटर्स पे क्या होता है, कभी कोई वॉलंटियर्स आता है जिनको मराठी समझते नहीं है, तो उसमें मिक्स तो कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कुछ बच्चे भी हमारे हैं कि अगर हम पेपर्स देते हैं, हिंदी इंग्लिश और मराठी में, अगर तीनों सब्जेक्ट्स में अगर हम एक साथ सेट पेपर देते हैं, टेस्ट पेपर देते हैं, तो उनको जो लैंग्वेज पसंद है वही लैंग्वेज में देते हैं। तो ये थोड़ा सा हम लोग कर लेंगे, है ना। बेसिकली थोड़ा आपको इसमें अलग मतलब अलग ही रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ट्रांसलेशन चाहिए, है ना, सिलेबस का डिफरेंट। ट्रांसलेशन है यहाँ पे, इंग्लिश और हिंदी, मराठी और हिंदी में भी है। बट एक साथ से एक दो ही लैंग्वेज, जैसे कि पहले लिखा हुआ है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, अगर लिखा है तो उसके नीचे जस्ट लिखा हुआ है मराठी में, तो वैसा वैसा नहीं चाहिए। मीन्स इसमें यही लिखा हो, मेरे साथ मैं समझ पाया हूँ कि रिव्यू का ये मतलब है कि अलग अलग होना चाहिए, है ना। मैं ये समझ पाया हूँ इसका मतलब। ये जो रिमार्क्स में है अपना चौथा पॉइंट ओवरऑल रिमार्क्स में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर देखिए सिलेबस तो ऑब्वियसली मैथ्स का सेम ही रहेगा, बस आपको अलग अलग सर मैं लैंग्वेजेस इस में अलग पर अलग। कुछ बोलना चाहूंगा। हाँ, बताओ। सर लाइक जैसे प्रिंस सर आप बोल रहे कि अलग अलग चाहिए, बट है ना ये चीजें ना सिर्फ समझने के लिए है कि लाइक जैसे राइट द बिगेस्ट नंबर। तो अगर कोई बंदा या वॉलंटियर जो मतलब मराठी मीडियम से पढ़ा हुआ, क्योंकि ये हमारा जो सिलेबस है हम वॉलंटियर के लिए है ना, हम बच्चों को नहीं दे रहे उससे कुछ, ठीक है। तो ये सिर्फ समझने के लिए है कि हाँ इस चीज पर्टिकुलर चीज में क्या दिया है, या कभी कभी कुछ मराठी में भी कुछ अगर दिया है तो वो जस्ट समझाने के लिए कि कुछ अगर वर्ड प्रॉब्लम है तो उसमें उसका मीनिंग क्या है, ठीक है। अगर जिसको इंग्लिश में समझ में आता है तो वेरी गुड है, ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो उसका वो सहारा ले सकता है, ठीक है। एंड एक चीज था कि हम मतलब इसमें लिखा गया कि कुछ स्क्रीनशॉट अगर ले रहे बुक्स का तो वो हमें लेना नहीं चाहिए। बट वही है मैम कि अगर हम हमारे कुछ कुछ हम तो सर्च करते हैं, ठीक है, बट हमें कभी कभी लगता है कि यार बुक वाला बहुत अच्छा दिया है तो हम इसलिए उसी का उठाते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया ये चीज कि ठीक है। एक बार वापस से जब पूरा सिलेबस आ जाएगा सामने, तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से वो अच्छा लग रहा है, कि अलग अलग लैंग्वेजेस में कर पाएंगे, पॉसिबल है तो वो भी ट्राई करके देख लेंगे। तो चूंकि ये फर्स्ट टाइम एक तरह से सिलेबस बन रहा है उपाय का, तो हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में इतना ज्यादा डिफरेंशिएशन ना हो, बट हम टाइम के साथ में इसको चेंज करते रहेंगे, उसमें कोई वो इश्यू नहीं है। जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगे तो हम लोग उसको चेंज करते रहेंगे। उसके अलावा नीतू, आपके रिमार्क्स।
हाँ सर नहीं पूरे ऑलमोस्ट पूरे पॉइंट कवर है। बस एक दो चीज थी, मतलब वर्कशीट वाला, मतलब जो बच्चों को अभी कैसे समय बहुत कम है और हमारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा है, तो हमें सबसे ज्यादा अभी देखना पड़ेगा जब तक हमारे सेंटर शुरू नहीं होते तो किस तरीके से हम लोग जो वर्चुअली जो यूट्यूब वीडियोस है बच्चों तक या वॉलेंटियर्स तक पहुंचाएं। अभी हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि हम बच्चों का ना टेलीफोनिकली रिविजन या जो टॉपिक हम टेलीफोनिकली बच्चों का स्टैंडर्ड वाइज कवर कर सकते हैं, वो चीज हमने थोड़ी नागपुर में शुरू की है। क्योंकि सर अभी तक कैसे केसेस बहुत बढ़ गए हैं, तो कब से मतलब सेंटर्स रिज्यूम होंगे हम बता नहीं सकते, और जिस हिसाब से हमारे पूरे सिलेबस है बहुत वास्ट है। तो जो टॉपिक हम लोग, क्योंकि कोई कोई टॉपिक ऐसा होता है जिसको आप वर्चुअली नहीं कर सकते, उसके लिए एक आध बार तो बच्चों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। बट कुछ कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप वर्चुअली आप वीडियोस के तो बच्चों को समझा सकते हो या कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो वो टॉपिक तो हम करना शुरू कर देंगे ऐसा लग रहा है। और जिस तरीके से सर ने वीडियो शेयर किया, वीडियो मैम और सर ने, तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा हमें वॉलेंटियर्स तक ये चीज पहुंचाना। ओके बाकी तो कुछ नहीं। तो इस पे जो मेरा एक टेक है कि देखिए ये जो साल है पूरा पूरा कोविड वाला, इसने मतलब जितना एजुकेशन को प्रभावित किया शायद किसी और फील्ड को इतना नहीं किया होगा। इसमें हमको एज एन एनजीओ हमको क्या करना है कि इसमें मतलब लर्निंग से ज्यादा कनेक्शन बना के रखना मेरे हिसाब से मोर इम्पोर्टेंट है बच्चों के साथ में, कि हमारा कनेक्शन लगातार बने रहे। क्योंकि अगर हम लोग, ठीक है वो अच्छी बात है कि हम लोग, क्योंकि ये सिलेबस तो हम कवर कर नहीं सकते, सिंपल सा लॉजिक है इसका तो, कि ये सिलेबस कवर नहीं कर सकते, ऑनलाइन तो कभी नहीं कर पाएंगे, और ऑफलाइन भी अगर दिसंबर में स्टार्ट हुई तो 3 महीने में आप ये पूरा सिलेबस कभी भी नहीं कर पाओगे। तो ठीक है, इस साल को हम लोग इस साल को तो अभी चलो हम लोग थोड़ा पेसिमिस्टिक हो रहे हैं, क्योंकि वैसे होना भी चाहिए कि दिसंबर तक तो मुझे कोई वो नहीं लग रहा कि कुछ ऐसा हालात एकदम से इम्प्रूव हो जाएंगे या समथिंग, कोई वैक्सीन आएगी फिर उसके बाद में चीजें होने लगेंगी। तो इस तरह से होगा तो हमारे जो प्रॉपर फंक्शनिंग जो सेंटर्स पे होती है वो उस तरह से चलेगी नहीं। तो उसके लिए हम लोगों को ये पूरे साल में हमारा मतलब बच्चों से कनेक्शन किस हिसाब से, हेल्दी कनेक्शंस कैसे मेंटेन कर सकते हैं, हमारा उस पे हमारा फोकस रहना चाहिए, रादर कि हम लोग बहुत ज्यादा लर्निंग पे जाएंगे। हाँ, उस कनेक्शन के थ्रू हम लोग जितनी लर्निंग करा सके वो बेटर है, लाइक आप वर्कशीट दो जिससे कनेक्शन हो प्लस लर्निंग भी स्टार्ट हो जाए। तो ये चीज थोड़ा सा हम लोगों को लगातार करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, उससे हम लोगों को और वॉलेंटियर्स को भी ये चीज हमारी मैसेज थोड़ा सा पहुंचाते रहना पड़ेगा कि ज्यादा, कई बार होता है मेरी भी बात होती है वॉलेंटियर्स से कि कुछ फ्रस्ट्रेशन टाइप की चीज हो जाती है उनको कि सर कब होंगे, और हम लोग मतलब ऑनलाइन भी इतना डिलीवर नहीं कर पाते जितना होना चाहिए, बच्चों से कनेक्शन भी उतना नहीं हो पा रहा। तो उसमें मतलब ये हर जने को, हर स्कूल को प्रभावित किया है। तो हम लोगों को एक तो मोरल थोड़ा सा बूस्टअप करके रखना पड़ेगा वॉलंटियर्स का भी, कि भाई ठीक है कोई इशू नहीं है, अगर बच्चे इस साल कम भी सीखेंगे तो कोरोना इतना सारा सिखा के चला जाएगा बच्चों को कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, अगर हम उतना डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं जितना हम लोग हमको चाहिए, मतलब ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं समथिंग। एक और चीज था, जैसे देवश्री से भी उस दिन बात हो रही थी, उन्होंने भी उनका भी ये सजेशन था कि ये चीज जो है ना, कभी भी ऑनलाइन वाला सिस्टम हमको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके, मैडम ने सही बोला कि हम पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, फर्स्ट थिंग बैकग्राउंड में जाके हमको जांच करना पड़ेगा। लाइक चाहे कैसा भी बच्चा हो, आप उसको एक वीडियो लिंक शेयर करोगे यूट्यूब का, तो नेक्स्ट वीडियो लिंक जो आता है या उससे नेक्स्ट आ जाता है, 2-3 बार क्लिक करने से कोई गाना या सॉन्ग आ जाता है, आप लोग भी देखेंगे तो, या एड टाइप का कुछ आ जाएगा, उसके थ्रू आ जाएगा। तो आप नहीं बचा सकते, हम लोग खुद जब पढ़ते हैं, आप और मैं भी जब यूट्यूब पे पढ़ते हैं बहुत सारी चीजें, तो आप देखना कि कुछ देर बाद में हम थोड़ा सा उस मुद्दे से भटक जाते हैं, हम लोग कुछ ऐसे फनी चीज देखने लग जाएंगे या कुछ स्टैंड अप कॉमेडी देखने लग जाएंगे जो हमारी तरह की चीजें होंगी। इसी तरह से बच्चे भी, आप कितना भी कर लो उनको कंट्रोल, वो नहीं हो पाएंगे। तो उससे क्या होता है कि बच्चों का जो ऑनलाइन वाला सिस्टम है वो थोड़ा सा मतलब बच्चों को एक तरह से हो सकता है कि जो हम डिलीवर करना चाहते हैं उससे उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि और बच्चे उस चीज के लिए डिमांड करें कि मैडम क्लास लेंगी इसलिए मेरे को चाहिए मोबाइल, और फिर बैकग्राउंड में वो कुछ भी देख सकते हैं उसमें, तो उन बच्चों के पास में मोबाइल है। और एक मतलब राजस्थान का एक आदमी है, उसने तो सुना है कि भाई, एक न्यूज भी आई थी, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, उसने अपनी गाय बेच दी, और राजस्थान का आई थिंक है ना,
और मोबाइल खरीदने के लिए। तो इस तरह की डिमांड्स हो सकता है कि बैकग्राउंड में चलने लगे, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है तो पता नहीं चल रहा, पर 3-4 महीने बाद में ऐसा हो और आपको पता भी नहीं चले और घरों में मोबाइल भी आए और आपके नाम से आ जाए कि भाई मैडम पढ़ाती हैं, और उस तरह से रहेगा। तो इस साल हमको इस तरह से टेंशन नहीं लेने की भाई हाँ ऑनलाइन ही क्लासेस होनी है, ठीक है, कोई नहीं, जितनी हो जाए उतनी अच्छी है। ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज्यादा हो सके उतना बेस्ट है हम लोगों के लिए, और लर्निंग के हिसाब से ज्यादा मतलब हम लोग कितना कनेक्ट हो सकते हैं बच्चों से, वो कनेक्शन बना के रखना। अच्छा, मैं अपनी 1-2 पॉइंट्स जो मैंने ये पूरा सिलेबस से रिलेटेड मेरे जो ऑब्जर्वेशन है मैं थोड़ा सा शेयर कर देना चाह रहा हूँ। फिर अंकित, देवश्री, आप भी अपने पॉइंट्स थोड़ा सा बता दीजिएगा। मेरा ये है कि देखो मैं बार बार मैं वही चीजें बोलता हूँ कि 2 चीजें हैं, मतलब एक तो कोई भी सिलेबस को डिलीवरी करना और एक उसको एक्सेप्ट करना, ये 2 मेन चीजें। एक्सेप्ट स्टूडेंट्स करते हैं, तो हम स्टूडेंट्स को कभी भी ब्लेम नहीं कर सकते कि स्टूडेंट्स अच्छा नहीं पढ़ रहे। हमारे सारे सेंटर्स के बच्चे वैसे ही बच्चे हैं जो आमतौर पे पूरे भारत में इधर उधर कोने कोने में हैं, तो वो भी पढ़ना चाहते हैं। अगर वो नहीं पढ़ पाते या वो होमवर्क नहीं करते घर पे या ठीक से मतलब उनको नहीं आता, तो उसमें फॉल्ट हम लोगों का है, हम लोगों का, हमारे वॉलंटियर्स का, हमारे सिस्टम का जो हम लोग ने प्रोड्यूस किया। तो हम लोग रादर देन कि उनकी तरफ पूरा देखें, हम लोगों को अपने सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए। अब इस सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए 3 पॉइंट्स होते हैं मेरे हिसाब से, तो हमेशा मैं 3 पॉइंट्स पे देखता हूँ। एक है टाइम, एक स्पेस और एक है मैन पावर। सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट ये 3 चीजें हमारे सिलेबस को या बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए। टाइम सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है हमारे एनजीओ के ऑपरेशंस के लिए। सिर्फ 1.5 घंटा मिलता है और चीजें इतनी सारी इंप्लीमेंट करने के लिए होती हैं कि कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं होता। मतलब होता है ना कि इतना ज्यादा पुश कर देते हैं हम, इतनी सारी चीजें दे देते हैं, ये भी करना वो भी करना, उसके चक्कर में कुछ भी नहीं होता। ये जो सिलेबस इंप्लीमेंट होते हैं, हम लोगों ने 5 सब्जेक्ट के सिलेबस इंप्लीमेंट करवा रहे हैं, सपोज कीजिए, ये प्रॉपर 5 घंटे की क्लास रेगुलर वे में चलाने वाले भी पूरी साल में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। प्लस उनकी क्लासेस अलग अलग बैठती हैं, मतलब डिस्ट्रैक्शंस कम से कम होता है, जितना टाइम उनको अलोटेड होता है क्लास को उतने टाइम अलोटेड होता है। हमारी क्लासेस एक जगह चलती है, एक टीचर 2 या 3 क्लासेस मतलब संभालता है समथिंग। तो ये हमारे साथ में सबसे बड़ा कंस्टेंट है और ये अभी चलेगा फ्यूचर में भी, हमारे पास वही 1.5 घंटा रहेगा। तो हम और क्या 2 चीजें इंप्रूव कर सकते हैं। दूसरा, रिसोर्सेस को हमको जितना ज्यादा पुश कर सकते हैं उतना हमको पुश करना है। लाइक जैसे आज की बात हो रही थी कि हम लोगों को टैबलेट्स की तरफ बढ़ना है। उससे क्या होता है कि हमारा जो मैन पावर में अगर कुछ प्रॉब्लम है, मैन पावर मतलब जो हमारे वॉलंटियर्स की क्वालिटी में प्रॉब्लम है, तो उससे कवर हो सकती है वो सारी चीजें। तो अगर हम लोग थोड़ा इस तरह से मतलब विजुअल क्लासेस की तरफ, कुछ एनजीओ को जैसा मैंने पढ़ा उनके बारे में, वो एक एक बच्चे को टैबलेट दे देती हैं और वापस से मतलब वो बैग की जगह टैबलेट देती हैं। तो 70 बच्चों को क्लास में पढ़ा रही है टैबलेट दे के, इस तरह से भी होता है। और फिर वापस से ले लेती है क्लास के एंड में और उनको विजुअल सब कुछ वो सब दिखाती है। तो हम लोगों को भी बच्चे के पे तो नहीं पर सेंटर पे एक एक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए, जो कि बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है अगर हमारी क्लासेस वापस से स्टार्ट हो जाएंगी तो। और इस तरह के रिसोर्सेज, फिर प्लस जैसे बोर्ड्स होने चाहिए, प्रोब्स होने चाहिए, जो जिनको मतलब हम लोग थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं। तो इस तरह के रिसोर्सेज, हमारा प्रॉपर सिलेबस होना चाहिए, ठीक है। और जैसे कि ये सारी चीजें जो भी है मतलब इस तरह का आज बताया, जैसे वर्कशीट्स होनी चाहिए। तो इस तरह के रिसोर्सेज को हमारे हाथ में, इसको हमको एनरिच करना ही है। एक बार सिलेबस आ जाए उसके बाद में हमको ये बैठना पड़ेगा क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए, उनके लिए पुश करना है। एज ए ऑपरेशन टीम हमको पुश करना ही पड़ेगा और उनको मतलब चाहे उसमें पैसा लगे तो भी हमको उस चीजों के लिए करना ही पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग अपनी क्वालिटी इंप्रूव नहीं कर पाएंगे। मैं कल परसों शायद अंकित से बात कर रहा था कि इतना हम लोग क्वालिटी वाइज इतना इंप्रूव नहीं कर पाए जितना हमको करना चाहिए था इतने सालों में। तो उसके पीछे ये कारण है। टाइम तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, हमने रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा तरीके के क्वालिटी रिसोर्सेज प्रोड्यूस नहीं किए सेंटर्स पे जो अपने सिलेबस से अलाइन हो। तीसरा होता है मैन पावर। मैन पावर हमारी एक वीक लिंक है। हमारे पास वॉलंटियर्स बहुत सारे और वॉलंटियर्स वेल एजुकेटेड भी है, पर एज ए टीचर वो लोग इतने ट्रेंड नहीं है। चाहे कुछ भी कर लीजिए आप, एज ए टीचर अगर आप ट्रेन नहीं है, कितना भी बड़ा इंजीनियर ला दीजिए आप, अगर 5th क्लास को मैथमेटिक्स पढ़ाने में भी वो डिलीवरी ठीक से नहीं कर पाएगा, अगर उसको एक्सपीरियंस नहीं होगा या अदरवाइज वो ट्रेंड नहीं होगा।
तो ये चीज जो तीसरा है ना मैन पावर का, हम लोगों को किस तरह से, जैसे कि विवेक ने बोला कि हम लोगों को प्रोजेक्ट्स बनाने, बिल्कुल सही बात है विवेक की, और मेरे को भी वो चीज सहमत करता हूं मैं, और हर कोई उस चीज से एग्री करेगा। पर वो चीज विवेक आप सेंटर टू सेंटर नहीं जा पाएंगे वो चीज को करवाने के लिए, ना मैं जा पाऊंगा, ना अंकित, ना नीतू, कोई भी नहीं जा पाएंगे। उसके लिए क्या हो रहेगा, जैसे सुभारती मैम एक सेंटर पे जाती है तो वो करवा पाएंगे, उनको पता है वो चीज का, बट सुभारती मैम भी एक क्लास को करवा पाएंगे, 2 को करवा पाएंगे। उसके अलावा जो भी वॉलंटियर्स हैं वो आप देखेंगे कि वो चीज को लैग कर जाएंगे टाइमली। और हम लोगों ने ऐसा नहीं कि पहले ये गाइडलाइंस नहीं दी है, कई बार दिया, और कई बार का एक्सपीरियंस ये रहता है कि वॉलंटियर्स इतने क्वालिफाइड उस चीज के लिए नहीं होते हैं, टीचिंग की मतलब वो प्रॉपर्टीज के लिए। तो हमको ये चीज को कैसे इनकलकेट करना है वॉलंटियर्स के बीच में, फर्स्ट थिंग वॉलंटियर्स के बीच में कि भाई उनको पहले उनके थ्रू प्रोजेक्ट्स बनवाने हैं, उनको थोड़ा सा इस तरह का होमवर्क देना है कि आप इस तरह से चीजें करिए, और ये आपके यूट्यूब के लिंक्स है, आपको इसको देख के ये एक्टिविटी कीजिए, ये प्लान कीजिए, तब जाके वो बच्चों तक पहुंचा पाएंगे। और खास तौर पे मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस मोदा में थोड़ा ज्यादा है, तो मैं ये बता सकता हूँ कि वहाँ पे वॉलंटियर्स की मात्रा बहुत ज्यादा है, पर वो अगर उनको ठीक से बताया नहीं गया तो वो वही रूटीन में पढ़ाते रहेंगे कि 30 रुपए प्लस 20 रुपए होते हैं 50 रुपए। अब 30 रुपए समझ में नहीं आता बच्चे को, 30 रुपए का तो नोट ही नहीं आता मैडम, तो फिर ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, एक 20 का और एक 10 का नोट होता है, ये देखो ये 20 का नोट है तुम्हारे सामने, अब 30 रुपए बनाओ, तो वो थोड़ा सा वो चीज थोड़ा सा लैग करती है। तो हमको कैसे भी करके ये मैन पावर को ट्रेन करना है। अब इसके लिए आप लोग भी सजेशन दे सकते हैं कि किस तरह से ट्रेन करना है। मेरे को तो 2-3 चीजें ठीक लगती हैं, वो मैं बता सकता हूँ कि एक तो ये जो ट्रेनिंग जैसे मोदा में स्टार्ट करके इस तरह की ट्रेनिंग्स होनी चाहिए, इतनी ज्यादा ना करा के थोड़ी कम ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। एक जो आज जैसे सुभाषी मैम और विवेक सर ने जैसे बताया ये चीजें अगर हम इसका जिस्ट निकाल के हम लोग एक मैथ्स की क्लास रखें, सिर्फ मैथमेटिक्स की, सारे वॉलंटियर्स की, है ना, जैसे हम लोग एक जो कनेक्ट हुए थे ना एक दिन पूरा वॉलंटियर्स मीट हुई थी पूरे उपाय की, उस तरह से हम मैथमेटिक्स की क्लास के लिए जिस्ट टाइप में कि आपको कैसे बच्चों को मतलब लीड करना है मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए, आपको क्लास में किस तरह के रिसोर्सेज डेवलप करने हैं, किस तरह के, तो उनसे या यूट्यूब के लिंक्स को देखना है, समथिंग, तो उसमें क्या है वॉलंटियर्स थोड़े गाइडेड रहते हैं और वो ठीक से मतलब वो हो जाते हैं। तो ट्रेनिंग देनी है, तो इसके लिए मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, पहले हिंदी और इंग्लिश वालों से भी यही चीज थी कि एक बार हमारा सिलेबस बन जाता है तो आप उस चीज के लिए थोड़ा सा 1 या 2 लेक्चर्स हमारे इस तरह से होने चाहिए जो आप लोग ये बता एज ए रिव्यूअर आप बता पाए कि आपको क्या लगता है कि क्लास में मैथ्स की अपार्ट ऑफ क्लासेस की कौन से क्लास है, आप जनरल मैथ्स के बारे में बता पाए कि किस तरह से आपको डिलीवरी आप मोर एफिशिएंटली कर सकते हैं। तो इस चीज पे हम लोग थोड़े से लेक्चर्स रखेंगे, 1-2 ज्यादा से ज्यादा, थोड़े बढ़िया वाले लेक्चर 2 घंटे का समथिंग, जिसमें आप प्रॉपरली जो मैथ्स की फिलोसफी होती है कि किस तरह से करना है उस चीज को वॉलंटियर्स तक पहुंचा पाए। वॉलंटियर भी इच्छुक है ना, पर एज ए वॉलंटियर मैंने ये देखा है कि थोड़ा एज ए वॉलंटियर थोड़ा सा सब वॉलंटियर खुद से करने के लिए थोड़ा सा नहीं हो पाते आगे, उनको एक पाथ चाहिए, कोई दिखाने वाला चाहिए, तब सारे वॉलंटियर्स उस डायरेक्शन में बहुत ही एनर्जी के साथ काम करते हैं। पर आप उनसे बोलिए कि ये आप कीजिए ये चीज, तो नहीं कर पाएंगे, पर आप उनको बताएंगे कि ये चीज ऐसे करो तो आप देखेंगे, क्योंकि ये लीडरशिप क्वालिटी शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम, हमारे पूरे सिस्टम में लैक करती है। वो सारे लीडर्स की तरह एक्ट नहीं कर पाते हैं और हम लोग वो चीज करवा भी नहीं पाएंगे, इतना इजीली नहीं है वो चीजें कि हम एक लेक्चर लेके वो सब इनकलकेट कर दें। तो हमारा मेन मकसद है कि हम जितना गाइड कर सकते हैं वॉलंटियर्स को, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर सकते हैं, हम खुद भी ट्रेन करें उनको, और उनको प्रॉपरली ये लिख दें कि इसके लिए, जैसे कि एक इंद्रपाल ने एक पॉइंट बोला था बीच में कुछ इस तरह का कि हम लोग जैसे मान लीजिए कि स्क्वायर पढ़ाना है तो उसके साइड में एक टिप टाइप का लिखते हैं, नॉर्मली महाराष्ट्र में टिप करके जरूर लिखते हैं, टिप्स मतलब एक तरह से कि इसके लिए क्या टिप है, आप अपनी क्लास में ढूंढिए कि कौन कौन सी मतलब इस तरह की आकृतियां हैं, शेप्स हैं, विच आर ट्राइंगल और स्क्वायर और समथिंग आप जो पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ में वहीं पे ढूंढते हैं कि ये दीवार भी तो स्क्वायर है। फिर कोई बोलेगा नहीं ये स्क्वायर कहाँ है, इसकी ये वाली ऊंचाई कम है और ये चौड़ाई तो ज्यादा है। तो ये क्लासेस में चीजें आ जाती हैं, बट ये चीज वॉलेंटियर के दिमाग में नहीं आती।
आपके दिमाग में आ जाएगी पर वॉलंटियर के दिमाग में नहीं आती जब वो क्लास में बैठा रहता है। तो हम उसके साइड में अगर इस तरह के टिप्स देते रहे कि आपको क्लास में ऐसी आकृतियां ढूंढनी है और बच्चों से पूछनी है कि जिनमें स्क्वायर दिखे या राउंड शेप दिखे, तो मतलब वो फिर उसको क्लिक करती है कि ये तो करना ही है मेरे को, तो इस तरह की चीजें हमको करनी है। तो ये जितना ज्यादा हम लोग ये वॉलंटियर्स को इस पूरे के पूरे उसमें, एक तो सिलेबस में जितना ज्यादा डिटेल में हम लोग लिख के दे पाएंगे इस तरह की चीजें, उतनी बेस्ट रहेंगी। सेकंड चीज, हम लोग जितनी ट्रेनिंग्स उनको प्रोवाइड कर पाएंगे वो बहुत बढ़िया। और अभी ट्रेनिंग भी अच्छी हो रही है। मैं देखा आज कल भी, मैं एक माधुरी जो कि मतलब एक सेंटर पे पढ़ाती है, मैं देख रहा था उसने जिस हिसाब से ट्रेन कर रही थी, बहुत अच्छे से ट्रेन कर रही थी वो, मतलब जिस हिसाब से पढ़ा रही थी और जिस एनर्जी के साथ पढ़ा रही थी, मेरे को बहुत अच्छा लगा उसकी क्लास में आके। तो मतलब हम लोगों को थोड़ी सी इस तरह की ट्रेनिंग्स और बढ़ानी पड़ेगी, इंक्लूडिंग हमको नागपुर की ट्रेनिंग्स भी थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। हम लोग ये नहीं मान सकते कि नागपुर के वॉलंटियर्स ऑब्वियसली थोड़ा एजुकेशन में ज्यादा है मोदा से, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट एज ए टीचर वो कितना एफिशिएंट है उसमें हम लोगों को उनकी ट्रेनिंग्स में लाना ही पड़ेगा धीरे धीरे। हालांकि कम ट्रेनिंग हो सकती है, कुछ वीक में एक ट्रेनिंग रख सकते हैं मैथमेटिक्स की, उसमें बता सकें कि ये मैथमेटिक्स में ये चीजें हैं, फिर एक हिंदी की एक इंग्लिश की, इस तरह से हम लोग रख सकते हैं। पर हमको ये चीजें करनी पड़ेंगी और तभी हम लोग मैन पावर वाला कर पाएंगे। तो हमको ये चीजों तीनों चीजें हमको पूरा ध्यान रखनी है एज ए ऑपरेशन। आप लोग कोई भी देख रहा है तो एक टाइम जो कि अभी नहीं बढ़ सकता, हालांकि इस पे हम लोग बार बार में चर्चा करते हैं कि हमारे टाइम आवर्स बढ़ने चाहिए, और फ्यूचर में हम लोगों का प्लान भी है कि हम लोग टाइम आवर्स को 4 से 5 घंटे अपनी कुछ स्कूल्स टाइप के खोलें। नागपुर में इस साल एक्सपेरिमेंट करना था बट कोविड की वजह से नहीं कर पाए। ठीक है, मे बी इन फ्यूचर हो सकता है 1-2 साल में ये चीजें होने लगेगी, तो वो ठीक है, वो एक फ्यूचर का प्लान है। तो टाइम हमारे पास हमेशा यही कंस्टेंट रहेगा, हमको रिसोर्सेज जितने ज्यादा हो सकते हैं बढ़ाने एज ए ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशनल चीजों को लेके, और दूसरा चीज हमको मैन पावर्स को ट्रेन करना है। तो ये मेरे पॉइंट्स हैं, तो इसको तहत रखते हुए थोड़ा सिलेबस पे भी ध्यान देना और ट्रेनिंग्स पे भी ध्यान देना। तो बस मेरी यही पॉइंट्स हैं, तो थैंक यू। अब जो भी एक बार अंकित अपने पॉइंट्स रख दीजिए, देबोश्री रख दीजिए, और एक बार थैंक यू सुभाती मैम और विवेक सर, बहुत ही आप लोगों ने जिस मेहनत के साथ और जिस मतलब लगन, और मैं क्या बोलूं उस चीज के लिए, डेडिकेशन के साथ में आपने जो सिलेबस का रिव्यू किया है, मतलब बहुत काबिले तारीफ है वो चीज। और हम लोग लगातार रिव्यू की देख रहे हैं और हर रिव्यू इम्प्रूव ही होता जा रहा है। मतलब पहला हिंदी का अच्छा लगा था, हमको लगा ये तो बहुत बढ़िया है, फिर इंग्लिश का उससे और बेटर लगा, अब मैथमेटिक्स का मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट तरीके से रिव्यू हुआ है। और आप लोगों ने इतनी मेहनत करके एक एक लिंक डाला है, तो वहीं से आप लोगों की मेहनत दिखती है, तो थैंक यू वेरी मच। और ये कंट्रीब्यूशन से मतलब बहुत ही मतलब ज्यादा हम लोग चेंजेस ला सकते हैं हमारे सिलेबस को डिलीवर करने की मेथोडोलॉजी में। तो थैंक यू वेरी मच मैम और सर। और हर साल एक और आपको एक चीज बता दें कि ये एक फर्स्ट रिव्यू हो जाएगा, अगले साल फिर से हम लोग रिव्यू करेंगे और सेम चीजों को हम लोग देखेंगे कि हम डिलीवर कितना कर पा रहे हैं, क्या हिंड्रेंसेस आ रहे हैं उसमें, और समथिंग देखेंगे। तो ये रिव्यूज हर साल चलते रहेंगे। तो बस यही था मेरी तरफ से। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा मैम और विवेक सर, आपसे मेरा वापस से एक बार रिक्वेस्ट कि जैसे ही सिलेबस का लगभग फाइनल ड्राफ्ट आ जाता है, तो हम लोग मैथमेटिक्स की कुछ क्लासेस, जनरल क्लासेस ऑर्गेनाइज कराएंगे, ठीक है, जिसमें मतलब जैसे कि मान लीजिए कि आप प्रिपेयर करके आइए कि किस तरह से हम लोग प्रोब्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है, और किस तरह से प्रोब्स का यूज कर सकते हैं। फिर एक हो सकता है किस तरह से ऑनलाइन मीडियम्स को यूज कर सकते हैं, रादर देन कि हम एलसीएम पढ़ाएंगे उस क्लास में, वो तो जनरल क्लास हो, स्पेसिफिक क्लास होगी। हम लोग जनरल मैथमेटिक्स के बारे में बात करेंगे वॉलंटियर से। तो मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन फ्यूचर ऐसी कोई क्लास होगी तो आप जरूर उसको मतलब एक तरह से आप उसको ट्रेन कीजिए, मतलब उस क्लास के लिए एज ए ट्रेनर आप लोग ही रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है मैम सर? श्योर सर। ओके सर। ओके अंकित, आपके कुछ पॉइंट्स हैं? हाँ, पॉइंट्स तो काफ़ी डिटेल में आप सबने बहुत अच्छे से बता दिए हैं। मेरा बस यही है कि एक्चुअली मैथ्स में क्या रहता है, थोड़ा प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए रहती है। तो हम जैसे बार बार चीज़ें आने की प्रैक्टिस के लिए
तो हमको मैथ्स में ट्राई करना है कि जो भी मैथ्स पढ़ा रहा है वो होमवर्क जरूर से जरूर दे और एग्जाम्पल के साथ काफ़ी चीज़ें बताए। तो अगर हम सिलेबस में वो इनकॉर्पोरेट करेंगे, भले अगर अपनी कॉपी में लिखेंगे प्लीज एग्जाम्पल्स के लिए ये पेज रेफर करिए और ये सब टाइप के लिंक्स दे सकते हैं उनको, हालांकि पूरा लंबा चौड़ा बनाना तो अच्छा, हम पेज नंबर रेफर करके ऐसे कर सकते हैं तो काफी अच्छा अंकित हाँ मैं एक चीज आपसे मतलब इस चीज पे थोड़ा बात करना चाहूंगा, हालांकि सब लोग सेम ही पॉइंट है सबका, कि हमेशा हर्डल क्या आती है होमवर्क देने में, हमको हर्डल क्या आती है? हमको हर्डल आती है जैसे आप होमवर्क ज्यादा देते हो, क्योंकि वो बच्चे स्कूल भी जा रहे हैं, ये बच्चे रीच एंड टीच के स्कूल बच्चे, तो उनको स्कूल का होमवर्क भी बहुत सारा मिला हुआ है पहले से, तो बच्चों का क्या रेजिस्टेंस आ जाता है, हमको इसको ओवरकम करना है ना, उसमें कोई वो नहीं है कि मैं ये डिसएग्री कर रहा हूँ कि होमवर्क नहीं देना, पर हमको ये प्रॉब्लम को पहले रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि जैसे ही, क्योंकि वो हमारे सेंटर पे भी 2-2.5 घंटे व्यतीत करते हैं और उस टाइम पे वो होमवर्क नहीं कर पाते अपने स्कूल का, तो जब उनको स्कूल का होमवर्क भी रहता है, फिर प्लस हम लोग भी अपने सेंटर का होमवर्क देते हैं, तो ये प्रैक्टिकली बच्चे को आप देखेंगे ना, आप बच्चे की जगह होंगे तो आपको भी ये फील होने लगेगा कि हमारे लिए वो बहुत, एज ए बच्चे हमारे लिए वो बहुत हेक्टिक होता जा रहा है, और ये चीज प्रैक्टिकल है। मतलब ऐसा होता है कि भाई बच्चे का होमवर्क स्कूल का भी बहुत सारा होता है, उनको लिखना उखना होता है, बहुत सारी जो मतलब कंटिन्यूएशन में होता ही है, क्योंकि स्कूल में पिटाई भी ज्यादा होती है तो करना भी पड़ता है कंपल्सरली, फिर हम लोग भी देते हैं, तो हमको एक तरह से ये चीज को देखना पड़ेगा कि हम लोग इसको कैसे ओवरकम करें, इस रेजिस्टेंस को, कि इसको कैसे किया जाए, और ये प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसमें एक काम कर सकते हैं मेरे ख्याल से, अगर होमवर्क को हम थोड़ा सा वो कर दें तो एग्जाम्पल्स के तौर पे वहीं पे बच्चों से सॉल्व करवा के उसको थोड़ा सा कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, वहीं पे करवाएं, क्योंकि एग्जाम्पल के बिना बढ़े पढ़ा दिया आगे बढ़ गए तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है मेरे ख्याल से। हेलो सर हाँ सर सॉरी हाँ, मैं इसमें सर एक ऐड करना चाहूंगा। हाँ विवेक बोलिए। हाँ सर, एक्चुअली मैंने क्या किया था, जब मेरे स्टूडेंट को मैं पढ़ाता था तो मैंने एक 7 डेज का वर्कशीट का एक छोटा सा बुकलेट टाइप बनाया था जेरोक्स करके। तो मैंने उसमें क्या किया था, मैं जो भी पढ़ाता था सर, वो मैं पूरा बुकलेट उनको मंडे को देता था, और उनको ऐसा कोई टाइम बाउंड नहीं रहता था, वो उन लोग मतलब 14 डेज में करते थे या 15 डेज में, बट वो लोग अपने हिसाब से वो प्रैक्टिस का जो वर्क बुक है वो करते रहते थे। तो सर जैसे अपन मैथ्स का ये सिलेबस बना रहे, इसके पैरेलली एक छोटा सा वर्क बुक भी बना सकते हैं। तो कभी कभी कैसा रहता था, मैं सेंटर में विजिट नहीं कर पाता था, मतलब मेरी क्लास वगैरह रहती थी, तो मैं फोन करके मैम को बोल देता था, तो वो स्टूडेंट लोग वहां पे अपनी वर्कशीट सॉल्व करते रहते थे। तो वो सर ये थोड़ा एक हेल्पफुल रहेगा उनके लिए कि वो जब भी उनको टाइम मिले तो वो सर कभी भी उसको ओपन करके वो फिल कर सकते हैं, ऐसा वो कुछ टाइम बॉन्डेड नहीं रहेगा उसमें। ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल है ना, ये भी सही है ना, बस हम लोगों को मतलब एक टाइम बाउंड इस तरह से करना है कि 15 डेज में कंप्लीट कर लीजिए, ये वीक में कंप्लीट कर लीजिए, पर डे वाइज फिक्स नहीं रहेगा, राइट? हाँ सर, मीन्स उनको जैसा फिजिबल लगे। ठीक है, चलो ये इस चीज पे थोड़ा सा और गौर कर लेंगे कि कैसा पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। उसमें सर छुट्टियों में भी ये यूज किया जा सकता है, जैसे 3 छुट्टियां काफी होती है, तो 3 दिन की छुट्टियां आई तो उस समय ज्यादा होमवर्क दे दिए, दिवाली की छुट्टियां आई उस समय होमवर्क दे दिए, या फिर सैटरडे संडे जब छुट्टियां आई उसमें होमवर्क दे दिए। तो उसमें भी बच्चे स्कूल नहीं जाना है तो उसमें बच्चे इस तरफ कंसंट्रेट कर सकते हैं। यस सर, मीन्स स्टार्टिंग में मीन्स सेंटर चालू होने के कुछ दिन बाद उनको वो बुकलेट अपन अगर प्रोवाइड करवा दे तो सर वो कभी भी उसको फिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। फिर जब जैसे जैसे उनका कंप्लीट होगा वैसे वैसे सर अपन चेक कर सकते हैं। तो वो उनके पास ऐसा ईयरली वो पूरा बुकलेट ही रहेगा, तो वो अगर उसको जल्दी फिल करेंगे तो उनको अपन नेक्स्ट लेवल का बुकलेट दे सकते हैं। ओके, एक इसमें एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या, वो सिंपल चीज ही है कि नॉर्मली स्कूल्स में किस तरह से पढ़ाते हैं। नॉर्मली स्कूल्स में आप देखेंगे कि कंटिन्यूटी में पढ़ाते हैं, पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर सेकंड पढ़ाएंगे, फिर थर्ड पढ़ाएंगे, ठीक है, ये स्कूल का कंटिन्यूएशन में चलता है। तो अगर हम लोग अपने सेंटर के ऑपरेशंस को भी, चूंकि हम लोगों ने महाराष्ट्र की बुक से काफी चीजें उठाई है, तो अराउंड 80-90% वहीं से है, मेरे हिसाब से 80% के आसपास, थोड़े गैप फिलिंग इधर उधर से की है। तो हम लोग अगर हमारा सिलेबस को इनलाइन करें लगभग स्कूल के टाइमिंग के साथ में ही, तो हमारा क्या रहेगा, स्कूल में वो पढ़ रहा है तो हमारा क्या रहेगा कि साथ में वो चीजें सोल्व होती रहेंगी, वो बच्चा फिर क्या स्कूल में भी कर लेता है, इधर उधर कर लेता है वो होमवर्क को। तो
ये भी एक अच्छा है कि भाई आप स्कूल के साथ में, मैं कुंभारी में पढ़ा था 6-7 साल पहले, तो मैं क्या करता था कि वो स्कूल का जो चैप्टर चल रहा था ना, वही चैप्टर के हिसाब से मैं चलता था। पूरी साल भर मैं ऐसे ही चला था कि स्कूल का चैप्टर तब तक हम लोग भी साथ में उसकी तरह से चलेंगे, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो बच्चे के लिए क्या रहता है कि हाँ भाई वो होमवर्क तो सेम ही हो गया, स्कूल का और उधर का जो भी लगभग सा सेम हो जाता है, 1-2 दिन आगे पीछे रहता है। तो वो भी एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, वो सेंटर टू सेंटर वेरी करता है। इंद्रपाल आप कुछ बोल रहे थे? हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि अगर हम मतलब डेली बेसिस पर अगर नहीं दे पा रहे तो वही है कि सैटरडे को अगर हम सैटरडे तक जो कुछ अगर पढ़ा रहे हैं उसका एक कंबाइन करके वर्कशीट ही संडे को दे सकते हैं, जिसमें दिन भर में वो कभी भी सॉल्व कर देगा और मंडे को सबमिट कर देगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, तो उस टाइप से कर सकते हैं मतलब। तो बेसिकली बात क्या है, सारी जिस्ट जो निकलती है ना, वो ये है कि जो अभी तक कर रहे थे चीजें, वो सक्सेसफुल मॉडल नहीं था अभी तक। ये तो मैं भी मानता हूँ इस चीज को। जो इवन मोदा में जो 2010 से हम लोग कर रहे हैं लगातार, वो बहुत सक्सेसफुल मॉडल नहीं है। वो एक हद तक सक्सेसफुल है, बट जो हमने लोगों ने इंटेंडेड टारगेट्स बनाए थे, तो वो टारगेट्स को अचीव नहीं करता वो मॉडल। उस मॉडल में हम लोगों को चेंजेस करने ही पड़ेंगे, लाइक कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ेंगे। वो एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि वो फेल हो जाए, हम उस एक्सपेरिमेंट में हो सकता है कि उसमें शायद वो, आप बोल रहे हैं कि सैटरडे को वर्कशीट्स आप दे दो, फिर उसको एक दिन का टाइम मिल जाएगा, हो सकता है उसमें आप पूरी तरह से फेल हो जाओ कि कोई होमवर्क ही नहीं करके ला रहा है या उनका हो ही नहीं रहा, बट या मंडे की चीजें वो भूल चुके हैं, समथिंग। बट हमको कुछ ना कुछ इस तरह के इनोवेटिव आइडियाज लाते रहने पड़ेंगे, सिलेबस से रिलेटेड चीजें तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम कन्वेंशनली कर रहे थे वो ठीक नहीं था मॉडल, है ना। वो हमको कुछ ना कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, जैसे वीडियो वाला या प्रोब्स वाला, ये चेंजेस बहुत अच्छे हैं, इनके द्वारा हम लोग बहुत अच्छे से समझा पाएंगे सेंटर्स पे। तो ये चीजें हमको नई नई चीजें लानी पड़ेंगे, अदरवाइज तो हम लोग फिर वही मोनोटोनस सिलेबस की तरफ घुस जाएंगे, और फिर वो सारी चीजें अपने कागज पे रहेगी, और फिर से वो सिलेबस वैसे ही चलता रहेगा। कुछ सेंटर्स करा लेंगे, कुछ नहीं कराएंगे, कुछ मार्क्स ले आएंगे, कुछ नहीं लाएंगे, वो हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। तो हमको कुछ जो हमारी पूरा प्रोसेस में कुछ बेसिक चेंजेस करने पड़ेंगे। और आई थिंक उन चेंजेस के लिए सब लोगों को, एक तो फर्स्ट थिंग, हमारे अंदर जो प्रॉब्लम्स है ना, उनको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। हम लोग थोड़े इमोशनल ज्यादा हो जा रहे हैं, है ना। हम एज एन एनजीओ हम लोग सोचते हैं कि हम लोग जो कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। कई बार हम लोग वॉलंटियर्स को तो चलो यही मैसेज जाना चाहिए, पर एज ए लीडिंग रोल जो भी लोग हैं, उन लोगों को हमेशा चीजें ढूंढनी चाहिए कि हम लोग लैग कहाँ कर रहे हैं, हम लोग कुछ चीजों में लैग कर रहे हैं, उनको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई वो बच्चे हम लोगों से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं ये चीजों को क्लियरिटी करके, एक 10वीं के बाद में एग्जाम होता है उसको क्लियर करूंगा और जाके बैठूंगा सब लोगों के बराबर। और अगर हम लोग वो नहीं कर पा रहे और हम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं बढ़िया है, हम लोगों ने देख इस बच्चे का कितना केयर किया, तो ठीक है, हम लोग एज ए मतलब एनजीओ हम लोग बताने के लिए बहुत अच्छा है, बट एज एन ऑपरेशन टीम हमको थोड़ा सा उस चीज से सेटिस्फाइड नहीं होना पड़ेगा, और हम लोगों को कमियां थोड़ी सी देखनी पड़ेगी विद इन, जो हमारे सिस्टम के अंदर कमियां है। तो ये लगातार हमको देखना पड़ेगा। मैं तो पर्सनली मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ ऑपरेशन जो अभी तक हुआ है, क्योंकि मैं ऑपरेशन थ्रू आउट उपाय जो जब से लगभग स्टार्ट हुआ ऑपरेशन मैं देख रहा हूँ, पर मैं फिर भी अपने काम से भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ कि जो अभी तक हुआ है, और मेरे को लगता है कि उसमें कमियां हैं, और उन कमियों को हम लोगों को दूर करना पड़ेगा, पिन पॉइंट कर करके कि ये कमी है तो है, कि भाई हम लोगों के मैन पावर में प्रॉब्लम है तो है, उनको टीचिंग एबिलिटीज अभी ठीक से नहीं है। हम लोग वॉलंटियर्स को ये चीजें नहीं बोल सकते, क्योंकि हम वहां पे डीमोटिवेट नहीं कर सकते और लोगों को, बट हम लोगों को उस कमी को पहले, हम जो लीडिंग रोल में है ऑर्गेनाइजेशन में, उनको ये रिकॉग्नाइज करके वो चीजों को ढूंढना पड़ेगा कि ये कमियां हैं इन वॉलंटियर्स को, अभी ये चीजें नहीं आती डिलीवर करना, तो हम लोगों को ये चीज करनी है इस चीज के लिए। तो ये चीजों को हम लोगों को फाइंड आउट करना पड़ेगा, इनोवेटिव आइडियाज लाने पड़ेंगे। वर्कशीट जैसा कि विवेक ने भी बोला और जैसा इंद्रपाल ने भी बोला, हम लोगों को इस तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। हो सकता है हम लोग इसमें फेल हो जाए, बट करने तो पड़ेंगे। जो अभी तक के मॉडल में थोड़ी बहुत कमियां तो है, ऐसा नहीं है कि पूरा ही फ्लॉप है, ऐसा नहीं है, बट कमियां हैं, उसको थोड़ा दूर करेंगे। और आई थिंक सब लोगों को थोड़ा, हम लोगों को थोड़ा सा एक्सेप्ट करना चाहिए विद, मतलब एक तरह से कि भाई लाइक, हाँ बताओ मेरे को मेरे सिस्टम में क्या कमियां, और मैं भी जानना चाहता हूँ। कई बार हम लोग रेजिस्टेंस करते हैं कि नहीं नहीं ये मेरा जोन बहुत बढ़िया है, इसमें कोई कमी नहीं है,
या मेरे मतलब सेंटर तो बहुत बेस्ट है, इसमें कोई कमी नहीं है, तो फिर आप नहीं कर पाओगे प्रोग्रेस, फिर तो मतलब स्टैग्नेंट हो गए आपको, क्योंकि आपको पर्सनली तो दिखेगी नहीं। क्योंकि मैं खुद भी पर्सनली जब क्लासेस लेता हूँ ना कई बार लगातार, तो मेरे को दिखती नहीं है वो चीज, जो कमी चल रही है ना मेरे में लगातार, वो मेरे को खुद को नहीं दिखेगी, पर दूसरा आते ही पहला पिन पॉइंट कर देगा कि सर ये आप ठीक से शायद डिलीवर नहीं हो रहा। तो मतलब जो वो चीज को जी रहा है उसको इतनी कमियां नहीं दिखती हैं। तो हमको थोड़ा सा मतलब क्योंकि देखिए सारा उपाय का बेसिक क्या है, ऑपरेशंस हैं। ये चीज को हमको मानना चाहिए कि ऑपरेशंस और सारी चीजें उससे रिलेटेड है, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे पीआर हो, चाहे एचआर हो, सारी चीजें उससे कोरिलेटेड है। वो उनको सपोर्ट करने के लिए सारी चीजें, फाइनेंस उपाय के ऑपरेशंस को सपोर्ट करने के लिए। अदरवाइज आप ऑपरेशंस बंद कर दो पाए के, वो पैसा इकट्ठा कर करके हमको कोई इस तरह का पोंजी स्कीम तो चलानी नहीं है। ठीक है, तो टोटल मिला के हमारे उस चीज के लिए वो सारा का सारा पैसा आ रहा है कि हम बच्चों तक डिलीवरी पहुंचाए। तो हमको जो बेसिक उपाय के ऑपरेशंस में क्या क्या कमियां हैं इनको फाइंड आउट करना पड़ेगा। और मैं तो ठीक है, हम लोग नेक्स्ट मीटिंग ऑपरेशन की होने भी वाली है, उसमें हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे इन सब चीजों के, वहां पे और डिटेल में जाएंगे। पर ये चीजें ठीक है, मतलब अभी तक मेरे को ये अच्छा लगा कि रिव्यूज में इतने सारे पॉइंट्स आए, और जो भी जिन्होंने भी सिलेबस बनाया उसको बिल्कुल सब लोगों ने एक्सेप्ट किया कि भाई ये बात सही है, मतलब हम लोगों को ये चीजें लानी है। हो सकता है हम लोग फुल जो आपने बताया उतना 100% वो चेंजेस ना कर पाए, बट हम लोग ट्राई करेंगे कि उनको धीरे धीरे अपने सिस्टम में उन चीजों को लाने की। और अभी जैसा कि सिलेबस सेम बनेगा तो हम लोग ट्राई करेंगे कि मोदा और नागपुर में लगभग सेम गाइडलाइंस लगभग निकलें, तो वो इजी रहेगा कि भाई चीजों को इम्प्लीमेंट करने में, है ना, कि लाइक हम लोग एक साथ बैठ के बात करेंगे कि ये चीजें इस तरह से, जैसे वीडियो वाला स्कीम है हमको इस तरह से करना है, तो मोदा भी करे उस चीज को। ऐसा नहीं है कि भाई मोदा में नहीं हो रहा और नागपुर में हो रहा है, सब अब लगभग थोड़ा सा इस गैप को थोड़ा थोड़ा मिनिमाइज करना है चीजों को। ठीक है, ओके। देवोश्री, अगर आप बता पाएंगे, आवाज है तो एक बार बता दीजिए आपके क्या पॉइंट्स है। शायद देवश्री मैम नहीं है। नहीं है यार अभी। ओके, सुभाति मैम, आपके फाइनल रिमार्क्स। हाँ सर, वो तो दे दिया है सिलेबस में। वही मुझे वही लगता है कि जितना प्रैक्टिकल और एक्टिविटी बेस्ड रहे, बच्चों को कैसे मैथमेटिक्स थोड़ा सा बच्चे इतना चाहते नहीं है पढ़ना, तो जितना हम उससे इंटरेस्टिंग बना सके। और ये कैसे कुछ कुछ चीजें अवेलेबल भी रहती हैं, आप जब सेंटर पे हो तो काफी चीजें अवेलेबल रहती है, प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देके आप जितना उसको इंटरेस्टिंग बना सके वो। और हाँ, वॉलंटियर को भी मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रहना चाहिए, मुझे वो भी लगता है। तो उसके लिए वॉलंटियर ट्रेनिंग तो जरूरी ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब बच्चे वहां पे हम जितना उसे गेमी वे में बना दे, ये बना दे, तो 10th स्टैंडर्ड तक तो मुझे नहीं लगता कि इतना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि मैथमेटिक्स नहीं समझ में आ सकता है। या और महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का सिलेबस तो वैसे भी काफी इजी है, तो बना सकते हैं सर, इंटरेस्टिंग उसको काफी कोशिशों के बाद बना सकते हैं। ओके, हाँ, टाइम लगेगा, ये जो चीजें जो जैसे वीडियोस डालें, ये सब चीजों को ऐसा नहीं है, और पेशेंस बहुत रिक्वायर्ड है मैथमेटिक्स में। मुझे भी बहुत बार ऐसा होता है, मैं सेंटर पे जाती हूँ, बड़ी एक्साइटेड जाती हूँ, आज ये पढ़ा दूंगी वो पढ़ा दूंगी, पढ़ाती भी हूँ, और फिर वो फाइनल एंड में ये होता है कि बच्चे को मल्टीप्लिकेशन ही नहीं आ रहा है, तो रुआसी होके फिर वापस आती हूँ। तो उसको पेशेंस तो लगता है उसको कि एकदम से बच्चा नहीं पिक कर लेगा। तो सबसे पहले तो बच्चे में इंटरेस्ट हमें लाना है कि मैथमेटिक्स कैन बी मेड सिंपलर एंड इजियर लाइक अदर सब्जेक्ट्स। तो फिर एक बार एक तो पता नहीं क्यों टीचर्स ने पहले से, हम भी बच्चे थे तो हमको भी मैथमेटिक्स का बड़ा डर लगता था कि नहीं बहुत ही है, उसको टच ही मत करो, ऐसा बड़ा सा ये था। तो पहले बच्चे को वो सब्जेक्ट से हमको कॉन्वर्सेंट और बहुत ईज बनाना पड़ेगा कि इजी सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम नहीं कर सकते हो करके। और फिर धीरे धीरे फिर वॉलंटियर्स को भी पेशेंटली हैंडल करना पड़ेगा कि इट विल टेक टाइम। राइट मैम, राइट, बिल्कुल। जैसा कि महाराष्ट्र में मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि वहाँ पे महाराष्ट्र में मैथमेटिक्स और इंग्लिश को एक तरह से इस तरह से माना जाता है कि जैसे पता नहीं क्या चीज है एक तरह से, है ना। जैसे मैं राजस्थान का हूँ, और राजस्थान, यूपी और नॉर्थ बेल्ट में मैथमेटिक्स को एक बहुत बड़ा मतलब फियर की तरह नहीं ट्रीट करते, इंग्लिश को बहुत फियर के साथ में ट्रीट करते हैं कि भाई ये तो कोई बहुत बहुत ऐसी चीज है जो सीख नहीं पाएंगे। पर महाराष्ट्र में मैं देखा हूँ कि मैथमेटिक्स के साथ भी ये सेम चीज है, तो ये बात सही है। और चूंकि हम लोग महाराष्ट्र के सेंटर्स के लिए बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोगों को ये फियर बच्चों के मन से निकालना पड़ेगा।
और वो बिल्कुल जब प्रैक्टिकलिटी में देखते हैं, लाइक शेप्स को देखते हैं, शेप का बहुत बढ़िया एग्जांपल्स है कि जैसे शेप कहाँ से स्टार्ट होती है। शेप जैसे आप थर्ड क्लास में, जैसे मैं बात देखा रहा था कि थर्ड क्लास में वो शेप आती है, फिर उसके बाद में वो जैसे स्क्वायर है वो दिखाई देता है, उसको स्क्वायर एक बार वो फेमिलियर हो जाए तो शायद 6th या 7th में उसका स्क्वायर का फॉर्मूला आ जाता है उसका एरिया निकालने का। फिर उसके बाद में उसके डायगोनल्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री में वही ट्रायंगल यूज करे, रेक्टेंगल या स्क्वायर यूज करने लग जाते हैं। मतलब वो शेप जो बेसिक था ना, वो उस दिन उसको इंटरेस्ट आ गया था ना, तो वो उसका फ्यूचर में वो सारी की सारी क्लासेज में वो शेप में उसका इंटरेस्ट कंटिन्यू रहेगा। जब भी वो चैप्टर आएगा उसको मजा आएगा उस चैप्टर। तो जो हमारा जो बेसिक वाला ढांचा है ना, जहाँ पे हम लोगों को शेप को एक इंटरेस्टिंग वे में डिलीवर कर सकते थे, उस पे जरूर हम लोगों को ध्यान देना। वो थोड़ा रिसोर्सेज से हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं उस चीज को। तो बिल्कुल ये चीज पे जाना ही जाना है हमको कि, और हम लोग उसी चीज में फंस जाते हैं। मेरे को याद है कि इवन शायद सब लोग को भी यही चीज